Hello students, today in this lesson we will discuss about evolution of power system and present day scenario. Under this lesson we will discuss history of power system, standardization of frequency and HVDC system and advantage and disadvantage of HVDC system. डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो कितना होता है, तो ये तीनों होता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज यानी कि वोल्टेज हो गया, मतलब वोल्टेज का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। बट एक चीज और बची थी, वो क्या थी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है कि एसी जो लाइन होता है, एसी लाइन ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये टाइम एक्सिस है और ये सपोज कि साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि एक सेकेंड में जितना भी साइकिल कंप्लीट करे तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। तो एसी में जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज कहने का मतलब ये होता है, 60 हर्ट्ज कहने का मतलब ये होता है कि अमेरिका में एक सेकंड में ये जो साइकिल है, एक साइकिल कितना होता है? एक साइकिल ये हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे 1 साइकिल। और ये 60 बार ऐसे करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 60 हर्ट्ज। तो ओवरऑल अमेरिका में जो है वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होता है और इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, नोट करके फिर मैं बताता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्या? फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज के बारे में मैंने बता दिया कि जनरेशन कितना लेवल पे होता है, ट्रांसमिशन एंड क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में कि आखिर इंडिया में फ्रीक्वेंसी डिसाइड कैसे हुआ, आखिर फ्रीक्वेंसी इंडिया 50 हर्ट्ज क्यों यूज करती है, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं। तो जैसा कि हेडिंग है हमारा क्या? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि इंडिया में वोल्टेज तो डिसाइड हो गया, वैसे सारे देश में होता, पर हम लोग इंडिया में, तो इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में वोल्टेज तो डिसाइड हो गया था, बट अब बात आ रही थी क्या? फ्रीक्वेंसी की। सो फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत सारे मतलब जनरेट हो गए थे टाइप के फ्रीक्वेंसी। जैसे वोल्टेज में बहुत सारे वोल्टेज जनरेट हो गए थे ना, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी बहुत सारे जनरेट हो गए थे। जैसे कि 25 हर्ट्ज का भी फ्रीक्वेंसी उस टाइम अवेलेबल था जब स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा था, फिर 50 हर्ट्ज भी था, फिर 60 हर्ट्ज भी था, 125 हर्ट्ज भी था और 133 हर्ट्ज भी था। पर इंडिया के लिए ये था कि किसी एक ही फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि एसी सिग्नल में कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लिया, जब मन किया तो फिर ये फ्रीक्वेंसी ले लिया, जब मन किया तो ये फ्रीक्वेंसी ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि एसी सिग्नल में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी ले, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी का इधर से उधर जहां हुआ तो ओवरऑल इक्विपमेंट तो गया, ठीक है। तो बताता हूं कैसे हुआ। जैसे कि निकोला टेस्ला ने क्या किया, निकोला टेस्ला ने एक टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि निकोला टेस्ला मतलब यूएसए में, तो यूएसए में टेस्ट क्या हुआ, निकोला टेस्ला ने क्या टेस्ट किया कि जो इनकैंडेसेंट बल्ब या फिर कोई फिलामेंट बल्ब बोल लो, तो जो फिलामेंट बल्ब है वो जो है 60 हर्ट्ज, यानी कि अब 60 हर्ट्ज का मतलब मैं कंसेप्ट बता चुका हूं कि एसी सिग्नल में ये जो 1 साइकिल है ये टोटल 60 बार साइकिल रिपीट करेगा। ये एक बार हुआ साइकिल, वैसे ये वाला हुआ 2 बार, 3 बार, तो ऐसे करके टोटल 60 बार रिपीट करेगा। यानी कि एक सेकंड में अगर 60 साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको बोलते हैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखा क्या गया, निकोला टेस्ला ने देखा क्या कि जैसे 60 साइकिल वाला मतलब हम कंप्लीट करें, यानी 60 हर्ट्ज वाला हम अगर एसी सिग्नल ले रहे हैं तो ये बल्ब जो है ये फ्लिकरिंग नहीं कर रहा है। उससे जैसे ही वो कम ले रहे थे तो फ्लिकरिंग कर रहा है। फ्लिकरिंग कहने का मतलब कभी कम हो रहा है लाइट, कभी ज़्यादा हो रहा है लाइट कांस्टेंट नहीं रह रहा है। पर जैसे 60 हर्ट्ज को उन्होंने यूज़ किया तो जो बल्ब है वो ग्लो भी कर रहा है और कांस्टेंट लाइट भी दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्लिकरिंग कर रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है। तो उसी हिसाब से उन्होंने, निकोला टेस्ला ने डिसाइड कर लिया कि अमेरिका में 60 हर्ट्ज
ठीक है, मतलब इसमें हम अच्छे से कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ तो 60 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज होने लगा अमेरिका में, और उस तरीके से इक्विपमेंट भी डिजाइन होने लगे। बट इंडिया में क्या हुआ, तो इंडिया के पहले मैं ये बताता हूं आपको कि ब्रिटिश जो थे यानी कि यूके के, वो ब्रिटिश वाले लोग ने क्या देखा कि हम अमेरिका के जैसा कॉपी नहीं करेंगे कि उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी यूज किया वो हम भी यूज कर लेंगे। सो उन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा अपना दिमाग लगाए। तो उन्होंने देखा कि अगर वोल्टेज में बढ़ाऊं और वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, करंट घटेगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ कैसे। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। ओवरऑल हमें जो पावर है ये क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट दो तरीके से मिल सकता है, या तो वोल्टेज को पूरा अप कर लो, करंट को पूरा डाउन कर लो, तो वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर करंट को पूरा अप कर लो, वोल्टेज को पूरा डाउन कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट मिल सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी पावर यूज किया उस हिसाब से क्या, तो वहां पे अलग था। पर ब्रिटिश वाले लोगों ने क्या किया, उन्होंने वोल्टेज को अप किया। अप क्यों किया, देखना ध्यान से। उन्होंने वोल्टेज को अप किया, तो वोल्टेज को अप करने की वजह से जो करंट है, वोल्टेज इज इक्वल टू पी बाई आई, करंट कितना हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सो करंट क्या हो गया, डाउन हो गया। पावर कांस्टेंट है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो पावर सेम आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ेगा, अगर इसको घटा देंगे तो पावर सेम आएगा, या फिर ये बढ़ेगा इसको घटा देंगे तो पावर मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा। सो उन्होंने, ब्रिटिश वाले लोगों ने क्या किया कि वोल्टेज को अप किया तो करंट क्या हुआ, डाउन। अब आपको पता है कि करंट अगर डाउन हो रहा है तो पावर लॉस कम होगा, क्योंकि पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू 2। सो यहाँ पे आई कम होता जा रहा है क्योंकि वोल्टेज बढ़ा दिया, तो आई वोल्टेज अगर बढ़ा दूं तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वो करंट कम हो गया, इसका मतलब पावर लॉस जो है, पावर लॉस कम हो गया। तो जब पावर लॉस कम हो गया तो उन्होंने एक चीज तो पक्का कर लिया कि वोल्टेज तो हम बढ़ाएंगे। इसीलिए अमेरिका में, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि इंडिया में कितना यूज होता है वोल्टेज, इंडिया में होता है यूज 230 वोल्ट, और अमेरिका में कितना यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है कितना, जो ये सिंगल फेज के लिए था, अमेरिका में यूज होता है कितना, 110 वोल्ट सिंगल फेज। तो इंडिया में वोल्टेज का यूज ज्यादा है, वोल्टेज अप कर दिया गया। क्यों, क्योंकि करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस हो जाएगा। इसी वजह से अब ये वोल्टेज डिसाइड किया गया ब्रिटिश वाले लोगों के लिए, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे देश में शासन किया था, उसके वजह से जो ब्रिटिश वाले लोग यूज करते थे वही इंडिया भी यूज करने लगा। अच्छा, बात आ रही फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी में देखा गया कि अगर फ्रीक्वेंसी घटा दे, ब्रिटिश वाले लोगों ने क्या किया कि अगर फ्रीक्वेंसी घटा दे तो आपको पता है कि एडी करंट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, और हिस्टैरिसीस जो लॉस होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि लॉस ज्यादा बढ़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। सो फ्रीक्वेंसी अगर कम कर दें तो लॉसेस भी कम हो सकता है। सो इसलिए ब्रिटिश वाले लोगों ने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी 60 ना रख के उन्होंने कुछ नया सोचा और फ्रीक्वेंसी को क्या किया, कम। तो फ्रीक्वेंसी उन्होंने डिसाइड किया ब्रिटिश वाले लोगों ने 50 हर्ट्ज। तो उनके देश में 50 हर्ट्ज यूज होने लगा। अब जैसा कि वो शासन करने लगे, इंडिया में आए, बहुत सालों तक रहे, तो इंडिया में उस तरीके का डिजाइन हो गया था जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट है, तो हाइड्रो पावर प्लांट दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। कहाँ पे, दार्जिलिंग में सबसे पहला पावर प्लांट 1897 में। तो वहां पे जो पावर प्लांट बनाया गया, जो पावर जनरेट कर रहा था वो 50 हर्ट्ज का ही कर रहा था। तो ओवरऑल ब्रिटिश वाले लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे उन्होंने शासन करना शुरू किया था और धीरे धीरे वहाँ बहुत सालों तक रहे, तो वैसा बहुत सारा प्लांट भी बन गया, बहुत सारा इक्विपमेंट भी तैयार हो गया, जो कि सारा 50 हर्ट्ज पे था। सो 50 हर्ट्ज को यूज किया जाने लगा इंडिया में भी। किसके वजह से, ब्रिटिश वाले लोगों के लिए वजह से। सो इसी वजह से इंडिया को पॉसिबल नहीं था चेंज करना। क्यों, क्योंकि इंडिया अगर चेंज करता तो सबसे पहले तो पूरे पावर प्लांट को, पूरे जो भी इक्विपमेंट तैयार हो गए थे वो इक्विपमेंट को बदलना पड़ता। अब उतना लॉस कौन सह सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि वही फ्रीक्वेंसी जो ब्रिटिश वाले लोग 50 हर्ट्ज का यूज करते थे, तो इंडिया भी जो है वो कितना फ्रीक्वेंसी यूज करने लगा। सो इंडिया जो है फाइनली ब्रिटिश वाले लोगों के वजह से ये भी 50 हर्ट्ज यूज करने लगा। सो फाइनली इंडिया में जो इंडिया है, इंडिया में
वोल्टेज यूज होता है 230 वोल्ट सिंगल फेज, 415 वोल्ट 3 फेज, एंड दोनों में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना 50 हर्ट्ज यूज होता है। इसका मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज में ये हुआ, जो कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, और जनरेशन और ट्रांसमिशन मैंने बता दिया, और फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे कितना इंडिया में यूज होता है ये वाला, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ये क्या खत्म हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब आगे हम मिलेंगे HVDC के बारे में कुछ जानेंगे, तब तक के लिए इस लेक्चर को नोट करो और आगे पढ़ो। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये सिस्टम ऑफ HVDC ट्रांसमिशन वाज डिजाइन। कहने का मतलब कि HVDC जो है वो डिजाइन हो चुका था 1906 के आसपास में। ये क्या था ये देखते हैं। ये डिजाइन जो किया गया वो पहले किसके द्वारा किया गया, वो किया गया फ्रेंच का एक इंजीनियर था जो कि था रेने थ्योरी, ठीक है। व्हेन द AC सिस्टम इन देयर इन्फेंसी, कहने का मतलब कि AC सिग्नल जो था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। उसी टाइम में फ्रेंच के एक इंजीनियर ने क्या किया, यानी कि रेने थ्योरी ने क्या किया, एक HVDC सिस्टम को डेवलप किया। HVDC सिस्टम क्या होता है, HVDC सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज DC मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट मतलब AC का तो इन्फेंसी चल रहा था, पर वहां पे हाई वोल्टेज भी जनरेट हुआ जो कि DC करंट में था। सो DC का जब जनरेट हुआ जो कि रेने थ्योरी ने किया, वो 1880 से 1911 तक में टोटल 11 थ्योरी सिस्टम इंस्टॉल हुए। कहाँ पे इंस्टॉल हुआ, यूरोप में, ठीक है। जो उन्होंने रेने थ्योरी ने जो HVDC सिस्टम को डिजाइन किया, वो डिजाइन करने के बाद 1880 से 1911 तक में टोटल 11 थ्योरी सिस्टम इंस्टॉल किया गया यूरोप में। उसके बाद द प्रोमिनेंट वाज मॉर्टेरियस टू लॉयंस इन 1906। कहने का मतलब 1906 में माउंटियर्स एंड लॉयंस के बीच में ये जो प्लांट है, ये जो HVDC सिस्टम है, इसको इंस्टॉल किया गया। और ये जो HVDC सिस्टम था वो कितना रेंज का था, कितना किलोमीटर का था, टोटल ये था 180 किलोमीटर का, 180 किलोमीटर का था, जिसमें 4.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल के थ्रू ले जाया गया, और बाकी का जो बचा किलोमीटर वो ओवरहेड किया गया, क्योंकि दो तरीके का ट्रांसमिशन होता है, पहला अंडरग्राउंड और दूसरा ओवरहेड। सो अंडरग्राउंड केबल में 4.5 किलोमीटर ले जाया गया, और वो बाकी जो बचा 180 किलोमीटर में से वो ओवरहेड ले गया, ठीक है। ये जो पावर HVDC जो जनरेट हुआ था वो 4.3 मेगावाट हुआ था। सोचो कितना जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो चुका था। कहाँ स्टार्ट में DC वोल्टेज थॉमस एडिसन ने जो जनरेट किया था वो सिर्फ 110 वोल्ट था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो 1906 में क्या हुआ कि 4.3 मेगावाट जो है वो पावर जनरेट किया गया। और ये जो वोल्टेज लेवल था उसका, ये तो पावर आउटपुट हो गया, पावर जो है था वो इतना जनरेट हुआ, पर अगर हम वोल्टेज की बात करें कितना ट्रांसमिट होता था वोल्टेज, तो वो था 57.6 kV। सो ये पावर हो गया, ये हो गया वोल्टेज, और जो करंट मिलता था वो करंट 75 एम्पियर का मिलता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेने थ्योरी सिस्टम में इंस्टॉलेशन हुआ। कहाँ पे हुआ था, मॉर्टियर्स टू लियोन्स 1906 में, ठीक है। ओके, इन दिस HVDC DC सीरीज जनरेटर वेर यूज्ड। अब HVDC में इसमें क्या था कि इसमें DC सीरीज जनरेटर का यूज किया गया, ठीक है। अब यूज करके जनरेट तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आई। सो ड्रॉबैक हम देखते हैं, ड्रॉबैक क्या आया। सबसे पहला ड्रॉबैक ये आया कि इट गिव कांस्टेंट करंट बट वोल्टेज ड्रॉप। मतलब HVDC में एक तो एडवांटेज था कि हाँ कांस्टेंट करंट दे रहा है, बट एक साथ में ड्रॉबैक क्या था कि वो वोल्टेज का ड्रॉप कर रहा था। जैसे सपोज कि अगर A स्टेशन पे हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और B स्टेशन पे मुझे उस पावर को पहुंचाना है, सो वहां तक पहुंचाने में करंट जो है I जो है वो कांस्टेंट तो मिल रहा था, नो प्रॉब्लम, बट वहां पे आगे जैसे जैसे 180 किलोमीटर दूर गया तो वैसे वैसे वोल्टेज का बार बार ड्रॉप हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे रेसिस्टेंस था, है ना। तो रेसिस्टेंस के वजह से वोल्टेज का ड्रॉप होने लगा था। तो रेने थ्योरी ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि हर कुछ लिमिट डिस्टेंस पे, सपोज कि ये टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर पे किया गया था, तो सपोज कि हर 30 किलोमीटर पे उन्होंने DC सीरीज जनरेटर लगाया।
मतलब यहाँ पे डीसी सीरीज जनरेटर लगाया गया, जैसे ही वोल्टेज का ड्रॉप जहां पे होना शुरू हो गया, मतलब वोल्टेज घटना शुरू हो गया, वोल्टेज कितना था 57.6 केवी, तो इतना से वोल्टेज और ड्रॉप होने लगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, तो उन्होंने क्या किया कि फिर से एक डीसी सीरीज जनरेटर लगाया और फिर से वोल्टेज को अप कर दिया। आगे और जब बढ़ते गए तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर से यहाँ पे वोल्टेज का जब ड्रॉप होना शुरू हुआ तो वहां पे फिर से डीसी सीरीज जनरेटर लगा दिया गया और फाइनल पहुंचाते पहुंचाते टोटल मतलब मल्टी नंबर ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर का यूज किया गया। सो ओवरऑल आपको ये नोटिस हो रहा होगा कि डीसी सीरीज जनरेटर का बार बार यूज हो रहा था हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पे डीसी सीरीज जनरेटर का बार बार यूज होना, कहने का मतलब कि मुझे बार बार डीसी सीरीज जनरेटर को लेके आना होगा, खरीद के लाना होगा और उसे इंस्टॉल करना होगा। सो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि इसमें कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आप डीसी सीरीज जनरेटर कहने का मतलब पावर जो जनरेट करता है वही चीज आपको बार बार लग रहा है, और आपको पता है कि जो पावर जनरेट करता है वो सबसे कॉस्टली होता है। सो कॉस्टली चीज को बार बार लगाया जा रहा था हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो यहाँ ड्रॉबैक में सबसे पहला देखो कि क्या है ड्रॉबैक में। ड्रॉबैक में है इट गिव्स कांस्टेंट करंट बट वोल्टेज ड्रॉप, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे वोल्टेज का ड्रॉप होने लगा। सेकेंड नंबर है कि मल्टीपल डीसी जनरेटर वेयर यूज टू मेंटेन वोल्टेज। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का यूज और ज्यादा होने लगा बीच में, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डीसी सीरीज जनरेटर लगने लगा। सो थर्ड नंबर जो पॉइंट है, इट इज मोर कॉस्टलियर देन एसी। अब कॉस्टलियर तो होगा ही, क्यों? क्योंकि इसमें डीसी सीरीज जनरेटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। सो डीसी सीरीज जनरेटर अगर बहुत बार यूज होगा तो कॉस्टली तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं कि इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि अब डीसी सीरीज जनरेटर है तो कोई भी जो मशीन होता है वो दिन पे दिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो खराब होना वो शुरू होता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। सो यहाँ पे डीसी सीरीज जनरेटर एक ही नहीं था, बहुत सारे मल्टी नंबर ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर थे, तो सबको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई पड़ रहा था, क्योंकि हर जगह जा के डीसी सीरीज जनरेटर को मेंटेन करना पड़ता था। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम वाज देयर, मतलब इंसुलेशन प्रॉब्लम वाज देयर, कहने का मतलब कि इंसुलेशन नहीं हो पा रहा था सही से, मतलब कि प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसुलेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एंड द लास्ट पॉइंट, डीसी सीरीज जनरेटर इज कॉस्टली। कहने का मतलब, अब ये मैंने बता रखा है कि हाँ डीसी सीरीज जनरेटर जो है वो कॉस्टली होता है। तो इतने सारे ड्रॉबैक होने के बाद अब ये तो पता चल गया कि रीने थ्योरी सिस्टम जो टोटल 11 इंस्टॉल हुआ 1906 में यूरोप में, तो वो तो अब नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि भले ही वो वोल्टेज ज्यादा दे रहा है, पावर आउटपुट ज्यादा दे रहा है, करंट ज्यादा दे रहा है, पर यहाँ पे कॉस्टली बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, कॉस्टली होने के कारण इंसुलेशन इसमें प्रॉब्लम था, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई था, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से ये रीने थ्योरी सिस्टम जो है ये हटने लगा। ठीक है, तो जो हटने लगा, तो हटने के बाद अब क्या हुआ कि 1938 में क्या हुआ, ऑल द रीने थ्योरी सिस्टम where system was dismantled। मतलब सारे उनके रीने थ्योरी सिस्टम को हटा दिया गया, टुकड़े कर देंगे। टुकड़े कहने का मतलब ये नहीं कि डीसी सीरीज जनरेटर को खराब कर दिया गया, कहने का मतलब कि वो सारा सिस्टम हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था, डीसी सीरीज जनरेटर बहुत ज्यादा लग रहा था, इंसुलेशन प्रॉब्लम हो रहा था, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई था, तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से हम 1938 में उस चीज को हटा दिए, है ना। अब क्या हुआ, आगे और थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो और प्रोग्रेस हुआ। तो 1950 में क्या हुआ, 1950 में मर्करी आर्क वाल्व
डेवलप हुआ, डेवलप्ड, ठीक है। तो इस टाइम में मरकरी आर्क वाल्व का डेवलपमेंट हुआ, जो कि क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। मरकरी आर्क कहने का मतलब कि वहां एक ऑप्शन अब आ चुका था कि कोई भी एसी करंट अगर है तो उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मरकरी आर्क वाल्व का काम क्या था कि एसी से कन्वर्ट करता था और किस में ले जाता था, वो डीसी में। तो अब साइंटिस्ट के पास एक ऑप्शन था कि अगर हम कोई करंट एसी को यूज करें और एसी को डीसी में कन्वर्ट करें तो हम बात बना सकते हैं, उसमें डीसी जनरेटर का यूज नहीं होगा। लोग क्यों एचवीडीसी में जा रहे थे? एचवीडीसी में कहने का मतलब कि हाई वोल्टेज डीसी। दो ऑप्शन है, एक है हाई वोल्टेज डीसी, दूसरा है हाई वोल्टेज एसी। लोग हाई वोल्टेज एसी को छोड़ के हाई वोल्टेज डीसी के पास क्यों जा रहे थे? कोई तो रीजन होगा। सबसे बड़ा रीजन इसमें था कि लॉसेस कम हो रहे थे एचवीडीसी में। क्यों? क्योंकि एचवीडीसी में ना ही कैपेसिटेंस का कोई प्रॉब्लम है, ना ही इंडक्टेंस का कोई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए लॉसेस भी इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। सबसे बड़ा बात, क्योंकि डीसी सिस्टम में आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। सपोज अगर ये करंट है तो और ये टाइम है तो टाइम के साथ ये करंट फिक्स जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं था, और एसी में क्या था कि बढ़ता था घटता था, बढ़ता था घटता था। इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मैं बताऊंगा कि एचवीडीसी एडवांटेज क्यों है, एडवांटेजेबल क्यों है, पर फिलहाल के लिए ये समझो कि एचवीडीसी साइंटिस्ट क्यों चूज कर रहे थे। क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, ना इंडक्टेंस फॉर्म हो रहा था। रिएक्टिव पावर जो के कारण जो लॉस होता है एचवीएसी में, उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। सो इस वजह से भी लोग एचवीडीसी में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि एचवीडीसी में बहुत सारा फायदा। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि लॉसेस इसमें बहुत कम होते हैं। इसमें सिर्फ रेसिस्टेंस की वजह से लॉस होते हैं, बाकी ये कैपेसिटेंस जो फॉर्म होता है वो मैं आगे बताऊंगा, तो उसके वजह से इसमें लॉसेस नहीं होते हैं, ना रिएक्टिव पावर लॉस होता है, ना कोई भी लॉस होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। तो ओवरऑल साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि मरकरी आर्क वाल्व का डेवलप किया, जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता था। सो ओवरऑल जब 1954 में अब क्या हुआ कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन डेवलप हो चुका था। मतलब जैसे ही मरकरी आर्क वाल्व आया तो अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अब हम लोग एक माइंड लगा सकते हैं, और वो माइंड क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना। उन्होंने क्या किया, पहले एचवीडीसी में क्या था, पहले एचवीडीसी में जो रेने थ्योरी ने किया था वो क्या था, उसमें ये था कि डीसी सीरीज जनरेटर को बार बार यूज किया जा रहा था, है ना। उसी से हम वोल्टेज को, जब भी वोल्टेज डाउन हो तो वोल्टेज को बढ़ा दिया गया एचवीडीसी में, ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर को यूज करके। पर अब जो एचवीडीसी ट्रांसमिशन जो डेवलप हुआ, वो उसका जो सबसे बड़ा फायदा था, वो फायदा क्या था वो देखो कि सपोज कि अगर मैं इनपुट में एसी सिग्नल लेता हूं और अगर उसे मैं एक कन्वर्टर से कन्वर्ट कर देता हूं, क्या ये कन्वर्टर, ध्यान से समझना, और फिर इस वायर को कनेक्ट करके फिर से मैं आगे ले गया और यहां कन्वर्टर फिर से लगा दिया, और यहां पे फाइनली हमने एसी ले लिया। सपोज कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या है, बी है। अब जैसा कि एचवीडीसी हो चाहे कोई भी ट्रांसमिशन हो, ट्रांसमिशन का काम क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, यानी सब स्टेशन तक कहीं भी पहुंचाना है, ठीक है। तो ए से बी तक पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल अगर वाराणसी में पावर जनरेट हो रहा है और मुझे बिहार में भेजना है, तो वाराणसी से बिहार में भेजने के लिए हमें ट्रांसमिट करना होगा पावर को, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। उस बड़े डिस्टेंस को मैनेज किया गया एचवीडीसी के थ्रू। एचवीडीसी में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लाया कि अगर हम एसी सप्लाई जनरेट कर रहे हैं जनरेटर से, सो अगर ये जो सिग्नल है ये क्या है, एसी है, ये जो सप्लाई है ये क्या है, एसी है, तो अगर मैं उसे कन्वर्टर में डाल दूं तो वो कन्वर्टर में जो यहाँ पे लगेगा वो रेक्टिफायर लगेगा। रेक्टिफायर कहने का मतलब ये मरकरी आर्क वाल्व,
ठीक है, कहने का मतलब AC टू DC। सो इसका काम क्या था कि AC से DC में कन्वर्ट कर देता था। सो AC को मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट में जो अब हमारा मिलेगा कन्वर्टर के थ्रू, ये क्या मिलेगा, DC। सो जैसे ही हमने DC लिया तो अब जितना लॉन्ग डिस्टेंस ले जाना है ले सकते हैं। सपोज हमने लिया 1000 किलोमीटर, तो ये भी डिस्टेंस हम मैनेज कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर। मतलब कितना भी दूरी हमें चाहिए, तो DC में अगर हम यूज करेंगे HVDC में तो हमारा पावर लॉस कम होगा, इसलिए हम HVDC कर रहे थे। तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर भी अगर गए तो HVAC से ज्यादा फायदेमंद था HVDC, क्योंकि इसमें पावर का लॉस कम हो रहा था। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि पावर को बचाना है हमें, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पावर को लॉस नहीं होने देना है। एक तो ऐसी इफिशियंसी कम हो जाता है यहाँ से वहां तक पहुंचने में, ऊपर से अगर HVAC को यूज करते थे तो और पावर लॉस होता था, कैपेसिटेंस की वजह से, रिएक्टिव पावर की वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कोरोना इफेक्ट हो गया, फेरांटी इफेक्ट हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया। तो ऐसे सारे इफेक्ट की वजह से बहुत सारे लॉसेस होते थे। तो वो लॉसेस को सेव करने के लिए हमने HVAC को छोड़ा और हमने HVDC को यूज किया। सो HVDC में क्या किया, मैंने AC इनपुट लिया, कन्वर्टर के थ्रू, रेक्टिफायर के थ्रू हमने AC को DC में कन्वर्ट किया। जब DC सप्लाई, अब ये टोटल 1000 किलोमीटर का दूरी भी हम बढ़ा सकते हैं। 1000 किलोमीटर का दूरी जैसे ही दी है, तो जब हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं तो वहां हम AC यूज करेंगे ना, DC से हम कुछ ज्यादा इक्विपमेंट चला नहीं सकते। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला में जब वॉर चला था, उसमें निकोला टेस्ला ने एक्सप्लेन किया था कि हम DC में हर कुछ यूज नहीं कर सकते। सो ओवरऑल हमें AC ही चलाना पड़ेगा। सो AC जीत भी गया था, निकोला टेस्ला जीत भी गए थे कि हाँ AC ही अब स्टैंडर्डाइजेशन होगा, ठीक है, AC ही हर जगह चलेगा। सो AC मुझे चाहिए, और हमने किया क्या, DC तो सिर्फ इसलिए किया कि हमारा पावर लॉस कम हो। सो अब हमें AC चाहिए, तो यहाँ पे हमने फिर से कन्वर्टर लगाया। अब ये जो कन्वर्टर होगा, ये कन्वर्टर क्या करेगा, DC को, ये DC इनपुट ले रहा है तो आउटपुट में DC टू क्या देगा, AC, ठीक है। सो DC इनपुट लिया, आउटपुट पे AC दिया, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इन्वर्टर। आप घरों में देखते होंगे अपने, जब लाइट कट जाती है तो सबसे पहले जब लाइट रहती है तो पहले वो इन्वर्टर चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है, और जैसे ही लाइट कट जाती है तो वो बैटरी इनपुट में DC देता है, और इन्वर्टर क्या करता है, उसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे उसको प्योर साइन वेव आउटपुट में देता है। इसका मतलब कि वो प्योर DC से प्योर AC में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। इन्वर्टर का काम क्या था कि DC को इनपुट में लेना और AC को आउटपुट में देना। सो अब जो हमारा सिग्नल बचा यहाँ पे फाइनल आउटपुट में, ये AC है। सोचो कितना माइंड लगाया गया, इसमें कहीं भी बीच में जनरेटर नहीं यूज हुआ। सो रीने थ्योरी ने क्या किया था कि उन्होंने बार बार DC को पहुंचाने के लिए 180 किलोमीटर तक ना जाने कितना DC सीरीज जनरेटर को यूज कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया था। इसमें क्या था, जो भी कॉस्ट लग रहा था वो सिर्फ रेक्टिफायर में लग रहा था और इन्वर्टर में लग रहा था। ये दो इक्विपमेंट थे जिसमें पैसा लग रहा था। बाकी क्या था, AC से तो हम, जनरेटर से तो हम AC जनरेट कर ही रहे हैं, और पहुंचाना क्या है, AC, ठीक है। तो ये ओवरऑल 1954 में HVDC ट्रांसमिशन का डेवलपमेंट हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो अब हम क्या देखने वाले हैं कि आखिर क्या एडवांटेज है HVDC का HVAC के कंपैरिजन में। आखिर कोई तो एडवांटेज होगा जिससे साइंटिस्ट HVAC को स्किप करके HVDC में जा रहे थे, जबकि निकोला टेस्ला ने क्या बोला कि AC इज मोर इम्पोर्टेंट, सो AC ही हमें यूज करना है। फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि DC को हमें यूज करना पड़ा। सो बहुत सारे फैक्टर थे, वो फैक्टर हम देखेंगे कि आखिर क्यों हम HVDC को यूज कर रहे हैं HVAC के कंपैरिजन में। सो हेडिंग अब होगा एडवांटेज ऑफ HVDC, ठीक है। आप इसको नोट कर लो अगर आपको लिखना है तो। फिर हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ HVDC, ठीक है। तो जैसा कि HVDC में हम ये जान चुके कि 1954 में क्या हुआ। 1954 में कन्वर्टर को यूज करके हमें क्या मिल रहा था, AC सप्लाई मिल रहा था, है ना। यहां कन्वर्टर में क्या लगा हुआ था, रेक्टिफायर। यहां क्या लगा हुआ था, इन्वर्टर। सो ये था AC, रेक्टिफायर ने किया DC में कन्वर्ट, DC को फिर डाला गया इन्वर्टर में तो AC में मिला, और ओवरऑल आउटपुट हमें क्या मिला,
AC मिला। सो ये काम हम कर चुके थे, ठीक है ना। 1954 में ये काम हो चुका था कि अब DC सीरीज जनरेटर को यूज नहीं किया जाएगा, जैसा कि थ्योरी सिस्टम में होता था। क्या होता था कि जैसे जैसे वोल्टेज घटता था तो वैसे वैसे वहां पे DC सीरीज जनरेटर को यूज कर लिया जाता था। तो DC सीरीज जनरेटर तो बहुत कॉस्टली था, है ना। तो उसके जगह पे अब क्या किया गया कि HVDC सिस्टम को फिर से लाया गया, पर इसमें जो है वो उसमें DC सीरीज जनरेटर को यूज नहीं किया गया, यहाँ पे यूज किया गया कन्वर्टर का, यानी कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर का। पहली बार जब जनरेट की गई, पहली बार जो HVDC है वो जनरेट की गई, तो उसमें टोटल 98 किलोमीटर डिस्टेंस तक बनाया गया। टोटल 98 यानी कि 98 किलोमीटर डिस्टेंस तक HVDC को बनाया गया सबसे पहली बार 1954 में, ठीक है। जब ये जैसे डेवलप हुआ तो 98 किलोमीटर डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन लाइन को यूज किया गया, और इसमें जो पावर जनरेट हो रहा था वो था 20 मेगावाट। 20 मेगावाट जो कन्वर्टर को यूज करके हम पावर को जनरेट कर रहे थे ट्रांसमिट करने के लिए, वो पावर था कितना, 20 मेगावाट। सोचो कैसे कैसे टाइम बढ़ते गया, वैसे वैसे मेगावाट यानी कि पावर भी बढ़ते गया, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ता गया। मतलब एक टाइम जब DC सिर्फ था, उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं था तो वही चला रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि DC सिस्टम जनरेट हुआ, फिर सिंगल फेज AC आया, फिर 3 फेज AC आया, और फिर साइंटिस्ट लोग ने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया कि जब मर्करी आर्क वार्क 1950 में डेवलप हो चुका था, तो उन्होंने इतना माइंड लगाया कि उन्होंने HVDC को चूज किया। किसके कंपैरिजन में, HVAC में। HVAC को थोड़े देर के लिए साइड में रखा और HVDC को चूज किया। उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज था, उसी लिए हुआ था। सबसे पहले ये क्या हुआ, पहली बार 98 किलोमीटर के लिए यूज किया गया जब बनाया गया था तो, और टोटल पावर जो जनरेट हो रहा था वो कितना था, 20 मेगावाट, और जो वोल्टेज जनरेट हो रहा था वो था 100 kV। टोटल वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए 100 kV का यूज हुआ, 100 kV का यूज हुआ। और अब तो ऐसा हो गया है कि PGCL, जो कि आप जानते हैं PGCL के बारे में, वो क्या है, महारत्न कंपनी है। PGCL ने अब प्लान किया है कि उन्होंने 1800 किलोमीटर तक का रेंज, मतलब 1800 किलोमीटर डिस्टेंस तक के लिए ट्रांसमिशन के लिए वो डेवलप कर रहे हैं। मतलब लगभग 2020 के दिसंबर तक शायद प्रोबेबली कंप्लीट होने की संभावना है, जिसमें टोटल 1800 किलोमीटर डिस्टेंस तक बनाया जा रहा है। और इसमें जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो है 800 kV, और जो पावर जनरेट हो रहा है 800 kV, एंड पावर जो जनरेट हो रहा है वो है 6000 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट। समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे 98 किलोमीटर के लिए पहले HVDC का जनरेट हुआ जब पहली बार HVDC बना था। उसके बाद पावर जो जनरेट हुआ वो 20 मेगावाट, उसके बाद जो वोल्टेज जनरेट हुआ तो वो 100 kV था। पर उस चीज को, उस टेक्नोलॉजी को आज इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है कि PGCL ने भी डिसाइड किया कि दिसंबर 2020 लगभग चांस है कि ये जो सिस्टम है ये जनरेट हो जाएगा, जिसमें 1800 किलोमीटर तक, सपोज 1800 किलोमीटर बहुत दूर हो गया, 1800 किलोमीटर तक पावर ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है, जिसमें टोटल 800 kV का ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा, जो कि इंडिया में अभी तक 765 का यूज हो रहा है, 765 kV का। और आने वाले दिनों में 1200 kV का भी प्लान है PGCL का। मतलब PGCL इतना बड़े बड़े लेवल पे प्लान कर रही है, इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज लेवल में ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि पावर का यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है, प्रेजेंट डे सिनेरियो जो भी पढ़ेंगे इसके बाद थोड़ा सा, वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें यही है कि आखिर हम लोग अब क्या कर रहे हैं। अब यही कर रहे हैं कि पावर का डिमांड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे PGCL जैसे कंपनी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ओवरऑल 1800 किलोमीटर तक और 800 kV 6000 मेगावाट तक PGCL अभी प्लान कर रही है, जो कि दिसंबर 2020 तक खत्म हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस आपको थोड़ा सा इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। पावर सिस्टम अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पावर के बारे में अच्छे खासा पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पावर प्लांट है,
कहाँ पे कैसा पावर जनरेट हो रहा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, जीके नहीं, ये सिर्फ कुछ आइडिया होना चाहिए आपको पावर सिस्टम के बारे में, ताकि आप फैमिलियर हो कि हाँ कब क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या था और पहले क्या था, क्या है और क्या था, यही आपको मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। सो अब HVDC तो बन गया। HVDC का कुछ तो एडवांटेज था जिसके वजह से HVDC को यूज किया गया, वो सारे एडवांटेज यहाँ पे नोट डाउन है। ठीक है, तो एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज में पहला एडवांटेज क्या है, असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन पॉसिबल। सबसे पहला फायदा होता क्या था, यहां से ध्यान से देखना कि HVAC में अगर एक बार जनरेटर जो भी पावर जनरेट किया, जो कि होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, तो मुझे लोड भी हमेशा लगाना पड़ेगा, भले कितना दूर का भी ट्रांसमिशन हो, जनरेटिंग, ट्रांसमिशन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। सो सपोज कि 1000 किलोमीटर के बाद जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचेगा, ट्रांसमिशन के बाद, तो जो लोड वहां पे लगेंगे वो सारे लोड जो होंगे उसके फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए। अगर जहां पे 60 हर्ट्ज हुआ या फिर 70 हर्ट्ज हुआ, कोई भी इक्विपमेंट ऐसा बना हो जो 50 हर्ट्ज के अलावा है, 5% का एरर चलेगा, नो प्रॉब्लम, मतलब लगभग उतना तो चलता है एसी में, हाई वोल्टेज एसी है तो थोड़ा सा तो फ्लक्चुएशन आता है। बट अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रही है, सपोज 50 हर्ट्ज का जनरेटर जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, और जो लोड बना है, यानी कि सपोज एसी है, तो एसी जो बना है अगर 60 हर्ट्ज पे बना है तो डैमेज कर देगा। ठीक है, अगर 40 हर्ट्ज पे बना है तो डैमेज कर देगा। तो इक्विपमेंट लोड हमारे खराब हो सकते हैं अगर हमने इसके फ्रीक्वेंसी को मैच करके वो इक्विपमेंट नहीं बनाया तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि सपोज ऐसा भी इक्विपमेंट कोई हो सकता है जिसमें हम ज़्यादा पावर आउटपुट लेने के लिए या ज़्यादा एफिशिएंसी उस इक्विपमेंट का, यानी कि लोड का बढ़ाने के लिए हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम अपने अकॉर्डिंग लो फ्रीक्वेंसी में उसको बनाएं, पर हमें हमेशा हर इक्विपमेंट 50 हर्ट्ज का ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था HVAC में। पर HVDC क्या कहता है कि असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन इज पॉसिबल। असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन इज पॉसिबल। तो ये कैसे था, क्या था इसका मतलब ये था कि अगर जनरेटिंग स्टेशन से, ध्यान से समझना, HVDC की बात कर रहा हूं मैं, HVDC की, अगर जनरेटिंग स्टेशन से कन्वर्टर, यानी कि मैंने रेक्टिफायर में डाला और फिर आगे ले जाके फिर से मैंने इन्वर्टर में डाला और फिर हमारा जो पावर आउटपुट है वो AC मिल रहा है। सो ये AC, ये भी AC है ना, और ये AC जाएगा, यहाँ पे रेक्टिफायर क्या बदलेगा, DC में। तो यहाँ पे HVDC का यही सिस्टम था कि AC जनरेट करो, रेक्टिफायर लगाओ, DC में बदलो, DC को पूरा जितना दूर तक ट्रांसमिट करना है, सपोज कि 1000 किलोमीटर तक करना है तो कर दो। करने के बाद जब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन साइड में पहुंच जाएगा, सपोज दिल्ली से ये यहाँ पे करना है बिहार में, तो दिल्ली से ट्रांसमिट होने के बाद जब बिहार में आएगा तो वहाँ पे इन्वर्टर लगाएंगे, तो DC को AC में कन्वर्ट करके फिर हम AC यूज कर सकते हैं। तो इसी में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन इज पॉसिबल। कहने का मतलब कि अगर ये जनरेटर फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, सपोज कि ये जनरेटर जो है ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, तो हम रेक्टिफायर के थ्रू इस फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, 0, क्योंकि आपको पता है कि जो DC होता है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होता, कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, तो यहाँ पे कोई भी साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहा है। पर AC में क्या होता है, AC में क्या होता है कि ये ऐसे साइकिल कंप्लीट करता है, जो कि 50 बार अगर कंप्लीट करे तो उसको बोलेंगे 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 50 बार ये साइकिल कंप्लीट करे तो 50 हर्ट्ज। तो ये AC करता था ये काम, पर DC का काम क्या था कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है इसका करंट का। तो यानी कि जो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था वो रेक्टिफायर ने बदला DC में, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 0। अब ये 0 फ्रीक्वेंसी का DC करंट, DC वोल्टेज इन्वर्टर में गया और इन्वर्टर ने क्या किया,
एसी में बदला। अब यहाँ पे बात आती है असिंक्रोनस की। असिंक्रोनस कहने का मतलब कि अगर हमारा लोड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो एरिया है वहाँ पे सारे लोड अगर 65 हर्ट्ज पे तैयार है, मतलब कि सारे इक्विपमेंट, सपोज वॉशिंग मशीन अगर 65 हर्ट्ज पे बना हुआ है, एसी 65 हर्ट्ज पे बना हुआ है, इंडक्शन 65 हर्ट्ज पे बना हुआ है, तो कोई भी लोड, कोई भी इक्विपमेंट अगर 65 हर्ट्ज पे बना हुआ है तो हम इस 50 हर्ट्ज को 0 में ले जाएंगे और फिर इन्वर्टर में हम जैसा चाहेंगे वैसा फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ा फायदा कि 0 से जब ये कन्वर्ट किया ऐसे तो ये 50 हर्ट्ज नहीं 65 हर्ट्ज जनरेट किया। मतलब इन्वर्टर में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो जितना चाहे उतना फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम मैनेज कर सकते हैं। तो क्या किया HVDC में असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन, कहने का मतलब कि 50 जनरेट हो रहा था पर हमने कनेक्शन जो बनाया वो कितना बनाया 65 का। तो असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन पॉसिबल था HVDC में, ना कि HVAC में। ये तो 50 देगा हर जगह, पर HVDC में क्या हुआ 50 हमने हर्ट्ज लिया, रेक्टिफायर में डाला, AC से DC में कन्वर्ट हुआ, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी 0 हुआ क्योंकि DC में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। उसके बाद फिर इस DC को इनपुट दिए इन्वर्टर में, इन्वर्टर ने क्या किया AC में कन्वर्ट किया, AC में कन्वर्ट करने के बाद साथ ही साथ इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने 0 से बदला किसमें 65 हर्ट्ज में, और फिर हमने लोड में लगा दिया। जैसे कि वॉशिंग मशीन और AC जो है वो 65 हर्ट्ज पे अगर बना हो तो असिंक्रोनस पॉसिबल था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों हुआ वैसा। दूसरा कंट्रोलेबिलिटी इज हाई, कहने का मतलब कि डीसी में क्या था कि हम कंट्रोल कर सकते थे इजीली, ठीक है। इसमें जो कंट्रोलिंग पावर था, जो हमारा कंट्रोलेबिलिटी था वो ज्यादा था एसी के अपेक्षा में, ठीक है। एसी ज्यादा खतरनाक था डीसी के अपेक्षा में। इसमें हम कंट्रोल कर सकते थे पावर को, अगर जब मन किया तो हमने कम किया, जब मन किया ज्यादा किया, पर एसी में नहीं था। एसी में बहुत ज्यादा, अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो पूरा पावर प्लांट ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा लाइट जो है ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट कहने का मतलब पावर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल हम कर सकते थे HVDC को यूज करके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, स्टेबिलिटी हाई। आप कंट्रोल तो कर ही सकते थे, साथ में जो HVAC है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी HVDC में था, क्योंकि HVAC में एक प्रॉब्लम क्या था कि करंट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वायर में रेसिस्टेंस तो होता ही है, साथ में जब AC की बात कर रहे हैं तो इंडक्टेंस होता ही है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के वजह से। तो इन सारे रीजनों की वजह से HVAC में करंट का बहुत ड्रॉप हो रहा था। सो करंट ड्रॉप होगा तो स्टेबिलिटी तो कम होगी ना। सो ओवरऑल HVAC में क्या था कि रेसिस्टेंस तो होगा बट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों प्रॉब्लम हट गए डीसी में, ठीक है। डीसी में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से कोई इशू नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ रेसिस्टेंस होता है। मतलब V = IR। R रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कंडक्टर हम कोई सा भी यूज करें उसमें रेसिस्टेंस भले ही कम हो पर होगा जरूर। सो रेसिस्टेंस की वजह से भले ही लॉस हो रहा था डीसी में, बट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं रहता है डीसी में। सो ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा था, HVDC का। किसके कंपैरिजन में, HVAC का। सो हाई वोल्टेज डीसी इसीलिए यूज होने लगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि यहां पे ये होगा सो मोर इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल कहने का मतलब कि हम अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली HVAC को नहीं यूज करेंगे, HVDC को करेंगे। अब ये क्या होता है समझते हैं ग्राफ से, ठीक है। ग्राफ देखेंगे तो और इजीली हमें समझ में आएगा। सो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ के थ्रू समझाते हैं कि आखिर कैसे HVDC जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है HVAC से। सो व्हाट इज ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस, जो टाइम, ये जो एक्स एक्सिस है ये डिस्टेंस एक्सिस है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। और ये जो एक्सिस था ये है कॉस्ट का, मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओके।
ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। समझो, ये जो x एक्सिस है ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, और ये जो y एक्सिस है ये क्या शो कर रहा है, कॉस्ट। कहने का मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन का जितना आगे जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर y एक्सिस कहने का मतलब कि जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे यानी कि हमारा कॉस्ट लगेगा। ये जो लाइन है ये लाइन बता रहा है क्या, डीसी एसी, और ये जो लाइन है ये बता रहा है क्या, डीसी। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर कैसे मोर इकोनॉमिकल हुआ फॉर मोर देन 600 किलोमीटर, मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, कैसे हुआ देखते हैं, ध्यान से देखना। जीरो पे हूं मैं, यानी कि जैसे ही मैंने पावर को जनरेट किया तो अब मुझे ट्रांसमिट करना पड़ेगा। आपको पता है मैं कितनी बार बोला, मैंने पावर सिस्टम में 3 ही फैक्टर है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैंने पावर को जनरेट कर लिया, अब मुझे ट्रांसमिट करना है। सो पावर ट्रांसमिशन के लिए हमें कॉस्ट कम से कम रखना है। तो यहां हमने देखा क्या कि अगर मैं HVAC लाइन यूज करता हूं, यानी AC लाइन यूज करता हूं, तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ रहा हूं, तो ये एक ऐसे पॉइंट पे यहां पे आप देख रहे हैं कि HVAC सस्ता हो रहा है, पर जैसे जैसे अगर यहां पे मैं देख रहा हूं तो ये कॉस्ट DC से महंगा पड़ रहा है। ध्यान से देखना, डिस्टेंस में बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो इस पॉइंट पे ये रहा, इस पॉइंट पे ये रहा, इस पॉइंट पे ये रहा, मतलब इतने डिस्टेंस के लिए सपोज कि ये 300 किलोमीटर होगा, यहाँ पे 300, यहाँ पे 600 है। सो 300 किलोमीटर पे भी आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये अगर डीसी का लाइन अगर हम यूज करते हैं, HVDC का यूज करते हैं, तो सेम डिस्टेंस पे हमें HVAC सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट कम पड़ रहा है। पर जैसे ही 300 किलोमीटर पे और DC का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो कॉस्ट है ये महंगा पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ बात, क्या बोला मैंने कि 600 किलोमीटर के अंदर में अगर जीरो से मैं डिस्टेंस बढ़ रहा हूं तो 600 किलोमीटर तक मुझे AC ही सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, पर जैसे ही अगर मैं 600 किलोमीटर के बाद जा रहा हूं तो हम ये देख रहे हैं, यहां पे देखो, ये देख रहे हैं कि इसमें AC जो है अब कॉस्टली पड़ रहा है। ध्यान से देखना, 600 किलोमीटर के बाद मैं जा रहा हूं और यहाँ पे सपोज कि 600 किलोमीटर के बाहर में चला गया, यानी कि मुझे जो पावर ट्रांसमिशन करना है वो 600 किलोमीटर से ज्यादा करना है। 600 किलोमीटर तक AC सस्ता पड़ रहा था, 600 किलोमीटर के बाद मैं देख रहा हूं इसमें कि यहाँ पे DC सस्ता पड़ रहा है। ये जो लाइन है ये किसका है, DC का। सो DC जो है इस पॉइंट पे सस्ता पड़ रहा है, पर AC उसी लाइन को अगर मैं AC लाइन यूज करता हूं, HVAC को यूज करता हूं, तो मुझे महंगा पड़ रहा है। यानी क्या हुआ कि अगर 600 किलोमीटर पहले का अगर मैं डिस्टेंस यूज करना चाहता हूं, यानी कि मैंने पावर को जनरेट किया, पावर को ट्रांसमिट मुझे करना है, 600 किलोमीटर का अगर रेंज होगा, मैक्सिमम 600, मिनिमम 0 से 600 के बीच का अगर रेंज होगा ट्रांसमिशन के लिए, अगर मुझे यूज करना होगा तो हम AC को यूज करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि AC सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, पर जैसे ही अगर हम 600 किलोमीटर को क्रॉस करते हैं तो हमें DC सस्ता पड़ रहा है। ग्राफ से आप प्लॉट करके देख लो। सपोज और मैं आगे जाता हूं, यहां मैं जाता हूं, तो यहां अगर होगा तो एक्सिस यहां कटेगा और इसका एक्सिस कहीं यहां पे कटेगा। सो कॉस्ट इसका है ज्यादा या इसका, AC का ज्यादा है। सो 600 किलोमीटर के बाद हम हमेशा नहीं, अगर चाहे तो आदमी, मतलब जो पावर प्लांट वाले हैं वो ट्रांसमिशन के लिए HVAC यूज कर सकते हैं सपोज, पर HVDC ज्यादा सस्ता पड़ेगा, मोर इकोनॉमिकल। सो यही बात यहाँ बोला जा रहा है कि सपोज कि जैसे PGCIL दिसंबर 2020 तक प्लान कर रही है कि वो 800 kV तक का पावर जनरेट करे, 800 kV तक का पावर जनरेट करे, और ट्रांसमिशन लाइन 1800 किलोमीटर डिस्टेंस तक ले जाना है PGCIL को। किसको ले जाना है, PGCIL को, यानी कि वो लगभग 6000 मेगावाट बिजली जनरेट करना चाह रहा है, जो कि दिसंबर 2020 तक शायद खत्म हो जाए, मतलब काम कंप्लीट हो जाए। तो 1800 किलोमीटर डिस्टेंस तक उसको भेजना है, तो वो क्या करेगा, 600 किलोमीटर तक उसके PGCIL को पता है कि 600 किलोमीटर के अंदर तक मैं HVAC को मैं यूज करूंगा, हाई वोल्टेज AC यूज करूंगा, ताकि
मुझे मोर इकोनॉमिकल यानी मोर मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता पड़े, ठीक है। पर जैसे 600 ये कितना है, 600 किलोमीटर का तिगुना है, यानी बहुत ज़्यादा है। सो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को अगर मुझे भेजना है ट्रांसमिशन लाइन का, तो यहाँ पे जो PGCL ने है वो क्या यूज़ किया, उन्होंने PGCL ने बहुत अपना दिमाग लगाया, स्मार्टनेस दिखाया और क्या यूज़ किया, HVDC। सो याद रखो कि HVDC जो होता है वो 600 किलोमीटर से बाद में अगर यूज़ करते हैं तो मोर इकोनॉमिकल यानी कि AC से सस्ता पड़ेगा। सो अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 600 किलोमीटर देन वी यूज कौन सा, HVDC। कॉस्ट इज लो कंपेयर टू HVAC, हाई वोल्टेज AC लाइन, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये जो 600 किलोमीटर है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये जो 600 किलोमीटर है जहां पे ये कट कर रहा है, मतलब कि 600 किलोमीटर पे उतना ही कॉस्ट DC का भी पड़ेगा, उतना ही कॉस्ट AC का भी पड़ेगा। सो जहां पे ये कट कर रहा है, ये जो दोनों का कॉस्ट का वैल्यू सेम है, उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है यानी कि 600 किलोमीटर, इसी डिस्टेंस 600 किलोमीटर डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन डिस्टेंस। सो अगर पूछे कि ब्रेक इवन डिस्टेंस क्या है, तो जो भी ये दोनों लाइन है जहाँ पे उसका कॉस्ट सेम पड़ता है, यानी कि 600 किलोमीटर पे उसका कॉस्ट सेम पड़ता है, तो वो डिस्टेंस यानी कि 600 किलोमीटर डिस्टेंस, ये क्या कैसा डिस्टेंस कहलाएगा, ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो अगर कोई पूछे ब्रेक इवन डिस्टेंस कितना होता है, तो 600 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। सो मोर इकोनॉमिकल होगा अगर फॉर मोर देन 600 किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि HVDC कितना ज्यादा यूज होने लायक है ना। सबसे बड़ी बात, कोई भी पावर प्लांट बनाया जाता है ना, सबसे पहले कॉस्ट को प्राइमरी रखा जाता है। कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए, चाहे जो भी उपाय हो जाए। कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर आदमी बर्बाद हो जाएगा ना, है ना। तो आपको कॉस्ट कम रखना है। नेक्स्ट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लेस नंबर ऑफ कंडक्टर आर रिक्वायर्ड। अब आपको पता है कि AC में 3 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। सपोज ये है एक ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपको पता है कि बहुत सारे इंसुलेटर लगे होते हैं, वैसे इसमें भी लगे होते हैं। अब ये ट्रांसमिशन लाइन में वायर को ट्रांसमिट किया जाता है। आप देखते होंगे रोड पे ओवरहेड ट्रांसमिशन, मतलब कि जमीन से ऊपर ओवरहेड ट्रांसमिशन ऐसे होते हैं। ये वायर इसके थ्रू कनेक्ट करके आगे भेजा गया, ये वायर इसके थ्रू कनेक्ट करके आगे भेजा गया, इस तरीके से बहुत सारे वायर भेजे जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि 3 फेज, मैक्सिमम जो AC करंट के फेज होते हैं वो 3 फेज होते हैं। सो 3 फेज कहने का मतलब 3 वायर और एक साथ में जाता है न्यूट्रल, क्योंकि बिना न्यूट्रल का तो हम AC पावर यूज नहीं कर सकते हैं ना। एक फेज लेना पड़ेगा और एक AC, या फिर 2 फेज लेना पड़ेगा एक साथ। 2 कंडीशन है, या तो एक फेज और एक न्यूट्रल लेना पड़ेगा, या फिर दोनों फेज लेना पड़ेगा। दोनों फेज में वोल्टेज अप हो जाएगा। आपको बताया था मैंने, 3 फेज में 415 वोल्ट है और सिंगल फेज में 230 वोल्ट है। यहाँ पे जो AC करंट होता है ये 3 फेज है, और एक का नाम होता है R, दूसरा का Y, तीसरा का B, और ये क्या है, न्यूट्रल। तो हमें हमेशा ट्रांसमिट करने के लिए 4 वायर का यूज करना पड़ता है। ट्रांसमिशन लाइन में चलो वहां पे तो न्यूट्रल रहता भी है, कहीं नहीं भी रहता है, क्योंकि वो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हम न्यूट्रल निकाल लेते हैं। पर फिर भी अगर इसको हटा दूं तो भी R, Y, B 3 फेज ले जाना पड़ता है। पर ओवरऑल आपको टोटल 4 वायर के रिक्वायरमेंट होते हैं अगर 3 फेज को कंप्लीट करना है। सो 4 वायर को ट्रांसमिट करना, इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो मैंने तो बताया कि पावर सिस्टम में हमेशा कॉस्ट को प्राइमरी में रखा जाता है कि कम से कम खर्च लगे, पर यहाँ तो खर्च ज्यादा लग रहा है, 4 वायर को भेजना है।
अब 1800 किलोमीटर तक ये चारों कंडक्टर साथ में जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं छुपा दूं, इसको हटा दूं, तो फिर भी ये RYB फेज जो है वो तीनों कंडक्टर साथ में जाएगा। तो एक कंडक्टर भेजना था, 2 भेजना था, 3 भेजना था, तो कंडक्टर सेम लेंथ का हमें इतने सारे बंडल्स खरीदने पड़ेंगे, तो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। पर HVAC क्या कहता है कि लेस नंबर ऑफ कंडक्टर आर रिक्वायर्ड, कम इसमें कंडक्टर लगेंगे। कैसे देखते हैं। आप बचपन से यूज कर रहे होंगे बैटरी, तो बैटरी से अगर हमको पावर आउटपुट लेना है, सपोज एक ड्राई सेल लेते हैं, उस ड्राई सेल में ये है क्या, ड्राई सेल ऐसा कुछ रहता है। तो एक होता है क्या प्लस और एक क्या होता है माइनस, और सीधा लिए कनेक्शन ले लिए, है ना। तो कोई भी एलईडी बल्ब या कुछ भी जलाना है तो हमने क्या किया, एक प्लस का लिया, एक माइनस का। इसका मतलब डीसी में क्या होता है कि 2 कंडक्टर का यूज होता है, एक होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, बस। यानी कि HVDC ट्रांसमिशन में इतने ज्यादा झंझट नहीं है। सो ओवरऑल 2 ही वायर हमें ले जाना पड़ रहा है, जबकि उसमें RYB तीनों फेज ले जाना पड़ रहा था। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल भी ले जाना पड़ रहा था। सो ओवरऑल इसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, क्या कि लेस नंबर ऑफ कंडक्टर है रिक्वायर्ड। लेस कोरोना इफेक्ट, लेस कोरोना इफेक्ट क्या है, लेस कोरोना इफेक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि कोरोना इफेक्ट या जो भी इफेक्ट होते हैं एसी ट्रांसमिशन में, वो मैं आगे आने वाले सिलेबस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं देता हूं कि व्हाट इज कोरोना इफेक्ट, ताकि ये आपको पूरे एडवांटेज समझ में आए। सो व्हाट इज कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट जो होता है वो अगर सपोज कि 3 ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, एसी की बात कर रहा हूं मैं, HVAC का, Y जा रहा है, B जा रहा है ट्रांसमिशन के लिए। तो होता क्या है कि ये एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और बीच में क्या होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन में एयर होता है। कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर जा रहा है, उधर भी कंडक्टर जा रहा है, दोनों साइड से कंडक्टर जा रहा है, एक ऊपर से भी कंडक्टर जा रहा है। तो कंडक्टर के बीच में आपको याद होगा कि आप पढ़ते होंगे कि अगर 2 कंडक्टर हो और उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक हो, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, यानी कि सपोज यहाँ पे क्या हो, एयर, तो क्या क्या फॉर्म होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। सो यहां भी क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, कहने का मतलब कि अगर ये वोल्टेज 765 kV का ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें, अगर इस ओवरहेड ट्रांसमिशन में, तो सोच लो कि कितना ज्यादा इसमें वॉइस होगा। मतलब आप कभी कभी सुनते होंगे कि जिज करके ऐसे जो आवाज आता है, या कभी स्पार्क करता है, कभी जल जाता है कहीं पे किसी कॉर्नर पे जहां पे इंसुलेटर लगा होता है, वो क्यों करता है, वो कोरोना इफेक्ट के कारण ही होता है। किसके इफेक्ट के कारण, कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट कहने का मतलब वहां पे जो एयर है, वो एयर जो है वो इस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के कांटेक्ट में आते हैं। सो कांटेक्ट में आने के कारण वो जो हाई वोल्टेज है वो इस एयर को आयोनाइज कर देता है। क्या करता है, आयोनाइज। सो जब एयर बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके आसपास में बहुत ज़्यादा एयर है ट्रांसमिशन लाइन के, तो वो एयर को बहुत ज़्यादा वोल्टेज थोड़ा सा उसके इस कंडक्टर के बाहर जाके उस एयर को आयोनाइज करने लगता है। तो आयोनाइज करने का मतलब प्लाज्मा के फॉर्म में बनाने लगता है। सो जैसे ही आयोनाइज करता है, इसका मतलब कि अब ये भी एयर भी जो है, जो ये एयर थे, वो अब आयन की तरह बिहेव करने लगेंगे। कोई पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव होगा, इस तरीके से आयन की तरह बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। जब आयन की तरह बिहेव करने लगेंगे तो अब क्या होगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। सो कुछ इलेक्ट्रॉन जो आयन जो बन गए हैं, सारे एयर जो आयोनाइज हो गए हैं, तो वो एक पाथ बना लेता है इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में जाने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल पाथ जब बनने लगता है तो इसका कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एयर से जाके कोलाइड करते हैं, स्पार्क करते हैं। सो जैसे ही एयर का आयोनाइजेशन, जो एयर आयोनाइज एयर है, वो इलेक्ट्रॉन से या फिर एयर जो है वो बहुत सारे जब आयोनाइज हो गए वो आपस में टकराते हैं। सो टकराने के कारण बहुत सारा एनर्जी का रिलीज होता है। मतलब कि एनर्जी
रिलीज होता है। सो ओवरऑल एनर्जी का रिलीज कहने का मतलब कि वो आपको लाइट के फॉर्म में दिखता है ना। वो जो लाइट जो टकराते हैं बहुत ज्यादा स्पार्किंग होता है। सो वो जो स्पार्किंग, वो जो जलना आपको दिखता है कि किसी किसी वायर पे अचानक से बहुत मतलब 10 सेकंड के लिए जला और फिर बुझ गया, तो वो जो जला है वो कोरोना इफेक्ट के कारण ही जला। क्यों? क्योंकि जो आयंस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में स्पार्किंग करते हैं बहुत जोर जोर से हाई वोल्टेज के कारण, तो उसके कारण स्पार्क होता है और फिर क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो इसका ओवरऑल कहने का मतलब ये है कोरोना लॉस में हमें थोड़ा सा इसका पावर, थोड़ा सा इसका कैपेसिटेंस फॉर्म होने की वजह से पावर का लॉस हुआ। जो एनर्जी कंडक्टर में पूरी की पूरी जानी चाहिए थी, अब वो क्या हुआ कि थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वो एयर के पास जाके कोलाइड करने लगा और वहां पे दोनों एक जगह मिलके खेलने लगे, है ना। कहने का मतलब कि वो दोनों टकराने लगे। सो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ गए, एयर में आ गए, तो इसका मतलब कि इसमें जो करंट जा रही है वो थोड़ा कम हो गया। तो करंट कम हो गया, इसका मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल इसमें इंपीडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि L इज इक्वल टू फ्लक्स बाई आई। सो करेंट कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ आ गए, तो करंट कम हो गया। इसका मतलब कि क्या बढ़ा, इंडक्टेंस बढ़ा। इंडक्टेंस बढ़ा तो आपको पता है XL इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा L, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्टेंस बढ़ा। जब रिएक्टेंस बढ़ा तो इंपेडेंस बढ़ा, और जब इंपेडेंस बढ़ा तो आपको पता है वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो ओवरऑल कोरोना इफेक्ट क्या कर रहा था, हमारे वोल्टेज को वो कर रहा था, है ना। तो वोल्टेज का जब ड्रॉप होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ेगा। मतलब इंपीडेंस बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि जब इंपीडेंस बढ़ रहा है, कोई चीज रोक रहा है आप ज्यादा, तो पावर लॉस तो ज्यादा ही होगा। जैसे रेसिस्टेंस ज्यादा जितना होगा उतना पावर लॉस ज्यादा, वैसे इंपीडेंस भी जितना ज्यादा उतना ही पावर लॉस ज्यादा। तो कोरोना इफेक्ट होता था। पर ये आपको पता है ये सारा खेल क्यों हो रहा था, क्योंकि करंट जो था वो HVAC यूज हो रहा था, और AC में मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब अगर ये करंट कंडक्शन ऐसे है तो राइट हैंड के थ्रू, यानी कि ऐसे करके ऐसे करंट मतलब जा रहा है, और ये जो है इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मतलब चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एयर आयोनाइज हुआ और फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल के कोलाइड किए, स्पार्क जनरेट किए, जिससे कोरोना इफेक्ट हुआ। तो डीसी करंट में मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ही नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे जनरेट होगा जहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो, मतलब फ्रीक्वेंसी हो। जैसे एसी करंट है तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज का। सो टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। सो टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है कोई फंक्शन, तो वहां पे क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है ना। वहां पे क्या होता है, फ्लक्स जनरेट, जो कि फैराडे लॉ ने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड EMF। सो अगर टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे EMF जनरेट होगा। वही वाला हाल यहाँ पे हो गया था। पर डीसी में क्या है, डीसी में तो फ्लक्स ही चेंज नहीं होता। मतलब टाइम के साथ यहाँ पे फ्लक्स चेंज, EMF तभी जनरेट होगा जब टाइम के साथ वो है रेट ऑफ फ्लक्स जो है वो चेंज हो। यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे डीसी में जो है क्या नहीं हो रहा था, डीसी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। सो ओवरऑल डीसी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो एयर आयोनाइज ही नहीं होगा। एयर आयोनाइज नहीं होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोरोना इफेक्ट लेस होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, लेस होता है, कुछ होता है, पर पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। वैसे खत्म करने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे कि कंडक्टर को शार्प बनाया जाए, ताकि अब जैसे आप कंडक्टर देखते हैं ट्रांसमिशन के लिए, वो बहुत सारे थिन कंडक्टर के साथ मिला के बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ACSR। जो कंडक्टर यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो ACSR होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। मतलब बाहर में एल्युमिनियम कंडक्टर और बीच में स्टील होता है। वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि लॉसेस, ये जितने भी सारे इफेक्ट्स हैं ये कम किए जा सके। पर कोरोना कहता है, कोरोना इफेक्ट क्या कहता है कि जो कंडक्टर है जो आप मोड़ मोड़ के बना रहे हैं उसमें एयर घुसने की चांसेस ज़्यादा है। सो प्लेन बनाइए ना, प्लेन बनाने से क्या होगा कि हम एयर घुसेंगे नहीं उस कंडक्टर में तो स्पार्क होगा ही नहीं। पर ये सारे इफेक्ट की वजह से हमें उसे प्लेन नहीं बना सकते। सो ओवरऑल कोरोना इफेक्ट तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल जब HVDC जब हमने यूज किया, HVDC जब हमने यूज किया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, या बहुत मतलब है ही नहीं, और क्या
लेकिन वहां पे कोरोना इफेक्ट थोड़ा सा होता ही था क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई था ना। अब वोल्टेज तो आयोनाइज कर देगा, तो ओवरऑल कोरोना इफेक्ट वहां पर लेस था क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। सो ये एक रीजन हो गया। HVAC में कोरोना इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, DC मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, इसलिए बहुत लेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो स्किन इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैं अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारे इफेक्ट क्या होते हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहने का मतलब कि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट पता है कहाँ फ्लो होता है? स्किन इफेक्ट मतलब स्किन पे, यानी कि वो करंट किनारे किनारे, कंडक्टर के किनारे किनारे फ्लो होता है, यही है स्किन इफेक्ट। क्यों होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारे जो टॉपिक है वो सिर्फ एडवांटेज पे टॉपिक है, तो वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट होता है और बीच में जो है वो करंट फ्लो ही नहीं होता है। सो यहाँ पे इम्पीडेंस बढ़ जाता है, इम्पीडेंस बढ़ता है तो लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्किन इफेक्ट भी क्या करता है? लॉसेस को बढ़ाता है। पर यहाँ अच्छा, ये जो स्किन इफेक्ट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। थोड़ा सा अगर और बता दूं तो ये जो ये होता है, थोड़ा सा सपोज कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है और किनारे में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन उसको अपोज करता है, सो ओवरऑल वो किनारे चला जाता है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, तो स्किन पे करंट फ्लो करने के कारण बीच वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल खाली रह जाता है, जिससे इम्पीडेंस बढ़ जाता है, पावर लॉसेस बढ़ जाता है। पर ये सारा इफेक्ट स्किन इफेक्ट क्यों हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पर डीसी में मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं है। वैसे ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट वैसे ही है क्या? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहने का मतलब कि अगर दो कंडक्टर रखा हुआ है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज कि ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पाथ बना रहा है, क्लोज पाथ बनाएगा, तो क्लोज पाथ बना रहा है, ये भी क्लोज पाथ बना रहा है। सो अगर डायरेक्शन सेम हो तो वहां पे क्या होता है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, और यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। सो वहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पे करंट फ्लो ज्यादा होता है। सो कंडक्टर का अगर दो साइड लिया जाए, ये है दो साइड, तो यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो करंट इधर कहीं फ्लो होता है साइड में, और जैसे अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो फिर करंट कहाँ फ्लो करता है? तो फिर करंट इस साइड से, दोनों अपोजिट साइड से फ्लो करता है। तो फिर से इम्पीडेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, इम्पीडेंस बढ़ने का लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारा काम किसकी वजह से हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ। AC मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे है वहाँ फायदा तो होगा, फायदा तो बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड आने से बहुत ज़्यादा फायदा है। फैराडे ने इतना सारा चीज़ डेवलप किया, आज उसी की वजह से हम लोग करेंट भी यूज़ कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी हुआ। फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हम जनरेटिंग स्टेशन से भेज रहे हैं पावर को और रिसीविंग स्टेशन पे लोड नहीं लगा हुआ है, नो लोड, या फिर लाइट लोड, या फिर ओपन सर्किट, मतलब वहां पे कोई सर्किट नहीं क्लोज है, ओपन है, उस कंडीशन में जो सेंडिंग एंड जो होता है वहां पे वोल्टेज कम और वहां पे वोल्टेज रिसीविंग एंड पे ज्यादा हो जाता है। ये सारा मैं डिटेल बताऊंगा आगे जब टॉपिक पे आएंगे। फिलहाल डिसएडवांटेज में मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि उसका वजह कौन है? कैपेसिटेंस फॉर्म होना। सो कभी भी एसी की बात हो ना, तो एक चीज मैं बता देता हूँ, एसी की बात हो तो इतना जानो कि रिएक्टिव पावर की वजह से लॉस होता है एक। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस होता है इसमें। दूसरा कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। फिर साथ ही साथ ये तो हो गया, और जब भी एसी की बात हो तो समझो कि मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का रहेगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पक्का रहेगा। तो ये सारे रीजन आपको हमेशा ध्यान में रखने ताकि ये सारे पॉइंट्स नोट हो जाए, है ना। तो फेरांटी इफेक्ट में क्या हुआ? फेरांटी इफेक्ट में हुआ कि सेंडिंग एंड पे वोल्टेज कम हो गया, यानी कि अगर ये जनरेट कर रहा है फेरांटी इफेक्ट में 30 kV, तो जो रिसीविंग एंड होगा ट्रांसमिशन करने के बाद, ये जनरेटिंग है, ये रिसीविंग है, ये ट्रांसमिशन है। सो ट्रांसमिशन करने के बाद रिसीविंग एंड पे 5% का एरर लगभग, यानी कि मतलब मान लो कि 30.5 के होगा, ठीक है। तो ओवरऑल वोल्टेज kV बढ़ जाता था।
कब? जब ये क्या हो, नो लोड पे हो या फिर ओपन सर्किट हो या फिर लाइट लोड हो, मतलब बहुत कम लोड हो। उस कंडीशन में हमारा क्या होता था, फेरेंटी इफेक्ट होता था। सो डीसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि डीसी में ना कैपेसिटेंस का फॉर्म होता है, ना ही इंडक्टेंस का कोई प्रॉब्लम है उसमें, साथ ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता है। तो बहुत सारे एडवांटेज इसमें आ गए, किसमें, एचवीडीसी में। सो एचवीडीसी में लेस कोरोना लेस, नो स्किन इफेक्ट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नो फेरेंटी इफेक्ट क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्म नहीं होता है, नो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यानी कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो ओवरऑल हमारा फायदा यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एचवीडीसी को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम ये सारे इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। लॉसेस बच गया। लॉसेस बचने का मतलब कॉस्ट थोड़ा कम लगा, क्योंकि लॉसेस अब जनरेट कर रहे हैं 100 केवी पहुंच रहा है 80 केवी, तो 220 केवी का तो लॉस हुआ ना। ऐसा नहीं कि एचवीडीसी में बिल्कुल लॉस नहीं होता है, रेसिस्टेंस के कारण लॉस होता है, बट एचवीएसी के कंपैरिजन में कम होता है। ये एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेस साइज ऑफ टावर रिक्वायर्ड। टावर का साइज लेस रिक्वायर हुआ, कहने का मतलब जो टावर आप देखते हैं उतना हाइट तक, वो उतना हाइट का अब इशू ही नहीं है, आप सीधा उसको थोड़ा और नीचे कर सकते हैं एचवीडीसी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि एसी में जो उतना हाइट बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है, चाहे तो वो दो तरह के हाइट हो सकते हैं, या तो फेज टू फेज हाइट बनाया जाता है, मतलब आर वाई बी है तो आर वाई बी के बीच में हाइट गैप ज़्यादा बनाया जाता है, या फिर फेज एंड ग्राउंड के बीच में गैप ज़्यादा बनाया जाता है। एचवीएसी में देखते हैं कितना हाइट पे होता है वो, क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है कैपेसिटेंस का फॉर्म होता है। एचवीएसी में क्या बोला मैंने, या तो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा याद रखना है एसी की जब भी बात करूं तो इंडक्टेंस का कैपेसिटेंस का फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो कंडक्टर ये है, सपोज आर है, और ये एक फेस है वाई है, तो ये कंडक्टर बीच में एयर, तो वहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्म होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्म होगा तो वहां पे कुछ करंट का फ्लो होगा, चार्जिंग करंट जिसको बोलते हैं, चार्जिंग करंट का फ्लो होगा तो पावर का लॉसेस बढ़ेगा। तो हमें एचवीएसी में ऐसा क्या देखा गया कि इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, ना इंडक्टेंस, ना कुछ। तो हम इसको और डाउन कर सकते हैं, यानी कि जो उतना हाइट पे टावर ले जाया जाता है उसको हम और डाउन कर सकते हैं, और डाउन करने के बाद फिर हम यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस का फॉर्म नहीं होता। सिंपल है। सो लेस साइज ऑफ टावर रिक्वायर्ड, टावर का हाइट कम कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट, चार्जिंग करंट इज एब्सेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब दो कंडक्टर के बीच में, सपोज एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, अब ये दोनों कंडक्टर के बीच में सपोज ये कंडक्टर तो बीच में क्या है, एयर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ये कंडक्टर बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म होगा अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो। सो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्म होगा तो लॉसेस बढ़ेगा। पर ये क्या कहता है कि चार्जिंग करंट इज एब्सेंट, कहने का मतलब कि अगर कैपेसिटेंस फ्लो एसी की बात कर रहा हूं मैं, एचवीएसी में एक चार्जिंग करंट क्या होता है कि जब कैपेसिटेंस फॉर्म होता है तो एयर यहाँ का आयोनाइज हो जाता है हाई वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे कट करता है एयर पे, और बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण वो जो एयर है बीच का, ये जो गैप के बीच में जो एयर है वो आयोनाइज होता है। फिर क्या होता है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले आयोनाइज एयर में फ्लो करने लगते हैं, फिर स्पार्क करने लगते हैं, तो कोरोना लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इसमें इसके कुछ हिस्से के इलेक्ट्रॉन इस एयर आयोनाइज एयर से होते हुए इसमें जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ करंट यहाँ से निकल के इसमें जा रहा है या जाना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं क्या, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर जिस डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट उसके अपोजिट में होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें से निकल के इसमें एयर में, आयोनाइज एयर में जा रहा है, इसका मतलब कि कुछ करंट उस आयोनाइज एयर में जा रहा है, तो उस करंट को बोलते हैं चार्जिंग करंट। पर ये सब कब हो रहा था, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड था, एसी में मैग्नेटिक फील्ड था। मैंने बताया फिर से कि रिएक्टिव पावर हमेशा एसी में याद रखना, इंडक्टेंस याद रखना, कैपेसिटेंस याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, ये सारा से हम एसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया चार्जिंग करंट इज एब्सेंट, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है नहीं है डीसी में। सो ओवरऑल ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन लाइन लॉस। मतलब कि अगर लाइन को हम भेज रहे हैं तो वहां पे लॉस जो है वो बहुत कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एचवीडीसी में कोई रिएक्टिव पावर का टेंशन नहीं है, जो भी टेंशन है रिएक्टिव पावर में वो है एसी में।
एसी में ही हम कॉइल बना के जो बनाते हैं एसी में, तो वो जो कॉइल बनाते हैं वो इंडक्टेंस फॉर्म करता है। दो कंडक्टर के बीच में या फिर कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। जो एसी करंट जा रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है ना। और ये जहाँ पे भी इंडक्टेंस होगा, जहाँ भी कैपेसिटेंस होगा, तो वहाँ पे रिएक्टिव पावर तो जरूर होगा। क्योंकि आपने थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो कुछ इस तरीके से होता है कि ये अगर रियल पावर है यानी कि रेसिस्टिव लोड है, रियल पावर, ये होगा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, तो ये जो होता है ये होता है रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इसको बोलते हैं क्या, और ट्रू पावर, ट्रू पावर, और क्या बोलते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और ये बोलते हैं इसको एपरेंट पावर। ये रेसिस्टिव लोड का होता है एपरेंट पावर। रेसिस्टिव लोड यहाँ पे इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटिव लोड या इंडक्टिव लोड, और दोनों का समेशन जो होता है वो एपरेंट, मतलब पाइथागोरस लगा के हम बना सकते हैं ये वाला, तो ये होगा एपरेंट पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्म होता है जब लोड क्या हो, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। सो कैपेसिटेंस का तो यहाँ फॉर्म हो ही रहा है, साथ ही साथ इंडक्टेंस कॉइल बना रहे हैं तो वहाँ पे इंडक्टेंस का फॉर्म हो रहा है। सो रिएक्टिव पावर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब लॉसेस बढ़ेगा। सो लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हम हर 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या करते हैं, सबस्टेशन बैठाते हैं। तो आप ध्यान दो कि हम सबस्टेशन जो बैठा रहे हैं जिसमें हम रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर रहे हैं ताकि वो लॉसेस कम हो जाए, तो कॉस्ट तो बढ़ रहेगा ना। और जैसा कि मैंने बताया कि पावर सिस्टम में मुझे कॉस्ट को क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है। सो कम करने के लिए सबस्टेशन हमें नहीं लगाना है। सो नहीं तभी लगा पाएंगे जब रिएक्टिव पावर का फॉर्म ना हो, और रिएक्टिव पावर जो फॉर्म होता है नहीं होता है वो किस में होता है, नहीं होता है इसमें, डीसी में। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन इन लॉस लाइन, यानी कि हमें सबस्टेशन नहीं बैठाना। रिएक्टिव पावर फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि डीसी जो है वो सिर्फ रेसिस्टिव लोड पे डिपेंड करता है, मतलब आर बढ़ेगा तो ही लॉस होगा। एल और सी पे डिपेंड नहीं करता, एल और सी फॉर्म ही नहीं करता है डीसी। नेक्स्ट अंडरग्राउंड केबल, मतलब इसको हम अंडरग्राउंड केबल से भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट सबस्टेशन, जैसा कि मैंने बताया सेम इसी के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्विक पावर ट्रांसफर। अब इसमें क्या है कि हम पावर को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब जितना एसी में टाइम लगता है उससे ज़्यादा हम इसमें क्विक कर सकते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखते हो गांव में कभी वोल्टेज बढ़ता है कभी घटता है, मतलब वोल्टेज 230 सिंगल फेज में कांस्टेंट नहीं रहता है। सो कांस्टेंट नहीं रहता तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर एचवीडीसी में ऐसा नहीं है, ये वोल्टेज को रेगुलेट हमेशा सही से करता है, मतलब 230 देते जाएगा आउटपुट लोड के पास। ठीक है, और जो ये ट्रांसमिशन में जो जनरेट हो रहा है वोल्टेज वो भी लगभग कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। सो ओवरऑल ये जो हुआ ये सारा पॉइंट एडवांटेज। अब आपको पता चल रहा होगा कि अरे भाई कितना यूजफुल है ये एचवीडीसी, इसे ही यूज करना चाहिए। हमारे घर में एसी ही आएगा, इसमें नो डाउट हमारे घर में एसी ही आएगा, क्योंकि एसी पे ही सब कुछ बहुत हैवी सामान चला सकते हैं। पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो एसी है या डीसी है, आपको पता ही नहीं चला। क्यों, मतलब एचवीडीसी है या एचवीएसी को यूज करके हमारे यहाँ घर में लाना है। क्यों, क्योंकि आपके घर पे तो एसी आया ना, एसी के पहले तो इन्वर्टर कहीं पे होगा और वो इन्वर्टर कन्वर्ट करके आपको एसी दे रहा है। सो इन्वर्टर के पास अगर आप जाओगे वहां जहां जिस लोकेशन पे, वहां आपको पता चलेगा कि ये डीसी ट्रांसमिशन में एचवीडीसी यूज हुआ है कि एचवीएसी यूज किया हुआ है। पर अगर सिर्फ आप घर पे रहोगे तो आपको सिर्फ पता चलेगा कि ये तो एसी है, मतलब एसी ट्रांसमिशन हुआ होगा, एचवीएसी ट्रांसमिशन हुआ होगा। पर एचवीडीसी भी अब हो रहा है, बहुत ज़्यादा एचवीडीसी को यूज हो रहा है। कितना डिस्टेंस पे यूज करना है, 600 किलोमीटर ब्रेक इवन डिस्टेंस इसको बोलते हैं, और उससे ज़्यादा उस कंडीशन में हम एचवीडीसी का यूज करते हैं, जो कि पीजीसीएल 1800 किलोमीटर रेंज के लिए कर रही है। चलो एचवीडीसी का इतना सारा एडवांटेज हमने पढ़ तो लिया, पर अब कुछ डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज जैसे कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना है ना कि जिसमें हम डिसएडवांटेज ना हो, जिसमें हम डिसएडवांटेज जाने ही ना, पढ़े ही ना, है ना। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं बना, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती ही है। अगर वो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब उसका कॉस्ट जरूर बढ़ने वाला है। ठीक है, पहले के ज़माने में उतने सारे फैसिलिटी नहीं थे, इसलिए बहुत कम था प्राइस हर चीज़ का। पर आज फैसिलिटी इतना ज़्यादा है कि अब हमें कॉस्ट भी उसका पे करना पड़ रहा है।
तो एडवांटेज हुआ कि हम अब इजीली हर चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, पर डिसएडवांटेज ये हुआ कि कॉस्ट हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो किसी भी चीज़ का डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों होता है। जैसा कि HVDC में इतने सारे एडवांटेज हैं, हाँ इतने सारे डिसएडवांटेज नहीं होंगे बट कुछ तो डिसएडवांटेज हैं। सो वो डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। सो हेडिंग डालो, हेडिंग क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ HVDC। सो इसमें डिसएडवांटेज क्या थे? सबसे पहला है कि कॉस्ट increased due to inverter and rectifier। दूसरा था कि DC सर्किट ब्रेकर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तीसरा, we can't step up or step down voltage। That means in that we can't use ट्रांसफॉर्मर। ये कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसमें पहला डिसएडवांटेज क्या था कि कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू द इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें HVDC को डिजाइन करना है, डेवलप करना है, तो क्या करना पड़ता था? पहले हम AC जनरेट करते थे, फिर आगे बढ़े और हमें क्या यूज करना पड़ा? रेक्टिफायर। फिर आगे बढ़े तो फिर हमें क्या डेवलप करना पड़ा? यूज करना पड़ा इन्वर्टर। फिर जाके हमें क्या मिलता था? AC। मतलब कि हम पहले जनरेट किए AC को। AC जनरेट होने के बाद हमें इक्विपमेंट एक यूज करना पड़ा, जो कि क्या था? रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर के थ्रू हम AC से किस में कन्वर्ट किए? DC में। फिर से एक इक्विपमेंट हमें यूज करना पड़ा, वो क्या था? DC से AC में बदलने के लिए इन्वर्टर यूज करना पड़ा, तब जाके मुझे DC मिला। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, किसके वजह से? रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर की वजह से, ठीक है। क्योंकि हाई वोल्टेज, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज, सपोज 760, अब जैसे कि PCL बना रही है, वो बना रही है 800 kV का, तो रेक्टिफायर ऐसा नहीं कि जो तुम लोग देखते हो सेमीकंडक्टर डिवाइस टाइप का छोटा सा रेक्टिफायर, वो नहीं, इसमें बहुत बड़ा रेक्टिफायर चाहिए। सोचो इतने वोल्टेज को उसको DC में बदलना है, बहुत हाई लेवल का वोल्टेज है ये, इस पूरे वोल्टेज को बदलना है DC में, और फिर वैसा ही इन्वर्टर भी चाहिए कि इतने पूरे हाई वोल्टेज को DC में फिर से वापस कन्वर्ट करे। सो AC टू DC में बदलो, DC टू AC में, DC टू यहाँ क्या होगा? AC में बदलो, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था इस दोनों को बनाने में। सो ये एक डिसएडवांटेज था कि कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर। नेक्स्ट है कि DC सर्किट ब्रेकर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अब ये DC सर्किट ब्रेकर क्या है? सबसे पहले बताओ कि सर्किट ब्रेकर क्या है। नए अगर है, मतलब नए अगर पढ़ रहे हो, कहने का मतलब जब स्टार्ट है, तो यहाँ पे तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे क्या? सर्किट ब्रेकर।
ध्यान से समझना, सब स्टेशन देखा होगा कभी, अगर नहीं देखा तो समझना। सपोज कि जनरेटिंग स्टेशन से हमें डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाना है, बीच में हम ट्रांसमिशन का यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है HVAC में क्या करते हैं कि सब स्टेशन हर 200 किलोमीटर डिस्टेंस या 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से टैपिंग लेके जो और इधर भी भेजा, वो आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो ट्रांसमिशन यूज किया, ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं सब स्टेशन होगा जो उसको मैनेज करेगा। तो सब स्टेशन वाला क्या किया कि कुछ जैसे ट्रांसफार्मर वहाँ लगा रहता है, जिसके वजह से हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं वोल्टेज को, ठीक है। ट्रांसफार्मर कहने का मतलब पढ़े होगे मशीन में, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि सपोज कि ये कोर है, कोर में ये वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, और उसी तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है। सो अगर 3 टर्न्स इसमें दिख रहे हैं, इसमें 2 टर्न्स, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा है, यानी कि N1 इज ग्रेटर देन N2 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्टेप डाउन होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स, मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, अगर पूरे डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा फिर पावर सिस्टम से भी दूर चला जाऊँगा, फिर पावर मशीन में मैं चला जाऊँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर ये करंट मैंने इसमें AC दिया तो फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इसमें से जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इसके टर्न्स को कट करेंगे। अब इसमें से 3 टर्न्स में से फ्लक्स निकल रहा है, वहाँ 2 ही टर्न्स में से फ्लक्स कट करेगा, तो ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। पर यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हुआ, ये फ्लक्स 3 टर्न्स से 2 टर्न्स में जा रहा है। यहाँ 3 टर्न्स है वायर का, यहाँ पे 2 टर्न्स है। सो N1 इज ग्रेटर देन N2, ये N1 है, ये N2 है। तो इसमें से ज़्यादा निकल रहा है फ्लक्स, लेकिन लिंक हो रहा है सिर्फ 2 ही टर्न्स में, 3 टर्न्स में से जा रहा है और 2 टर्न्स में लिंक कर रहा है। सो यहाँ पे जितने कम लिंक करेंगे फ्लक्स, उतने ही कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वही अगर 3 टर्न से यहाँ पे 4 टर्न्स करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टेप अप। सो ये जो है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। और अगर इसका हम कंडीशन कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें कुछ ऐसे है, ऐसे ज़्यादा टर्न्स है, तो ये हो जाएगा क्या, अगर N2 ग्रेटर देन N1 होगा तो ये क्या होगा, स्टेप अप। बेसिक बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, पावर को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। मतलब पावर तो कांस्टेंट रहता है, कहने का मतलब वोल्टेज को या तो अप करता है या तो डाउन करता है, तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या था कि सिर्फ AC में ही हम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, DC में नहीं, क्योंकि AC में फ्लक्स चेंज होता है टाइम के, मतलब जो सिग्नल है, जो ग्राफ है, जो करंट है, वो टाइम के साथ चेंज होता है। और जहाँ पे टाइम के साथ सिग्नल चेंज होगा, ग्राफ चेंज होगा, वहीं पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, DC में नहीं होता, क्योंकि DC में टाइम के साथ जो है वो करंट चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होता है, यानी फ्लक्स नहीं पैदा होता है। फ्लक्स नहीं पैदा होगा तो लिंक इसमें नहीं करेगा इसके टर्म्स में, सो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये सारा बात किसने बोला था, अकॉर्डिंग टू फैराडे, यानी फैराडे लॉ, फैराडे ने। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डीसी सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा था मैं। डीसी सर्किट ब्रेकर कहने का मतलब कि जो सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन यहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन इधर जनरेशन, तो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे है, तो एक सबस्टेशन बनाया गया, उसमें ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली होता है, जिसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर, जहाँ अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो। सो पावर ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट लगाता है, या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन साइड से हमें कट करना है पावर को पूरी तरीके से, या तो हो सकता है कि अगर ब्लैकआउट बहुत ज़्यादा, जितना वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, जितना पावर जनरेट हो रहा है, उससे ज़्यादा पावर वहाँ कंजप्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ब्लैकआउट होता है, मतलब सीधा शटडाउन हो जाएगा सिस्टम सबस्टेशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर आप उस सबस्टेशन को मेंटेनेंस दे रहे हैं, यानी कि कभी होता है कुछ खराब हो गया, तो हर सप्ताह या फिर इस सब के लिए हमें देखना पड़ता है कि हाँ क्या चीज़ खराब है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। सो मेंटेनेंस करने के लिए ऐसा तो नहीं कि पावर बिल्कुल सप्लाई हो रहा है 765 kV का और उसी में जाके मेंटेन कर रहे हैं जो भी मेंटेनेंस करना है किसी में। जैसे ट्रांसफार्मर में कोई चीज़ खराब हो गया, जैसे बकूज रिले खराब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा तो नहीं कि मतलब पावर जा रहा है और हम सीधा क्या कर रहे हैं, उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं।
वो तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है जो कि हमारे जान के लिए खतरा है। तो हम क्या करेंगे, पावर को कट करेंगे पहले। सो पावर को कट करने के लिए ये सर्किट ब्रेकर को यूज़ किया जाता है। ये ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक मैकेनिकली दोनों तरीके से काम करता है, बट मेनली ये ऑटोमेटिक है। मतलब हम सीधा अंदर से पावर कंट्रोल यूनिट से हम इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा कि पावर उधर का कट हो जाएगा, इधर का भी पावर कट हो जाएगा। अब जो सब स्टेशन है वो उधर से आने वाला पावर भी कट हो गया सर्किट ब्रेकर की वजह से, उधर जाने वाला भी पावर, क्योंकि अगर उधर नहीं काटेंगे तो वहाँ का कुछ रिटर्निंग आएगा, है ना, करंट आएगा। तो वहाँ भी पावर कट किया, यहाँ भी पावर कट किया, यानी कि टोटल दोनों साइड में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लगे होते हैं। और ट्रांसफार्मर के दोनों साइड सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं और उस सर्किट ब्रेकर के बगल में ही आइसोलेटर लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड आइसोलेटर लगे होते हैं। आइसोलेटर का काम क्या है कि वो पूरे सर्किट, अब हो सकता है कि सर्किट ब्रेकर मतलब बहुत तरह के सर्किट ब्रेकर आते हैं, जैसे कि वैक्यूम होता है, SF6 होता है, एयर होता है सर्किट ब्रेकर, तो बहुत सारे आते हैं। तो डिपेंड करता है, मेनली अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है। तो अगर वहाँ पे सर्किट ब्रेकर जब ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली, तो ऐसा नहीं होता है कि वोल्टेज बिल्कुल अब जीरो हो गया, आप सबस्टेशन में कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, कुछ ना कुछ चार्ज बच जाता है किसी कंडक्टर में। तो उसको पूरी तरह से हटाने के लिए हम आइसोलेटर लगाते हैं। और आइसोलेटर क्या करता है कि जैसे सर्किट ब्रेकर ऑफ हुआ तो जो भी रिमेनिंग करंट है, रिमेनिंग वोल्टेज है, वो आइसोलेटर को हम ओपन करते हैं तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर आइसोलेटर में भी हम अर्थ स्विच लगाते हैं ताकि और भी अगर कुछ चार्ज बचता है तो हम अर्थ के थ्रू उसको ग्राउंड कर दें। मतलब सोचो कि एक सबस्टेशन को मेंटेन करने के लिए हम प्रोटेक्शन के क्या क्या चीज़ लगाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस करना हो तो पहले सर्किट ब्रेकर को हम ऑफ करेंगे, मतलब कि उसको ऑन करके उसको पावर को कट करेंगे, ठीक है। सर्किट ब्रेकर जैसे ऑन हो गया, मतलब कि यानी कि वो पावर कट कर दिया उसने, तो फिर क्या होगा, आइसोलेटर के पास जाएगा, आइसोलेटर वो मैकेनिकली हम बंद करेंगे और उसके बाद फिर जो भी चार्ज बचेगा फिर भी तो वो अर्थ स्विच के थ्रू नीचे जाएगा। मतलब इतने सारे काम करते हैं, किस लिए, बचाने के लिए, सबस्टेशन को अपने आप को बचाने के लिए। या तो हो सकता है मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सबस्टेशन को, या फिर पावर बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है और हम पावर सपोज कि हम 500 वाट अगर हम पावर जनरेट कर रहे हैं और जो कंजप्शन हो रहा है वो 550 वाट का पावर कंजप्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लैकआउट होगा। अरे पावर तो हम 500 वाट ही दे रहे हैं और कंजप्शन कितना है, 550 वाट। ये 50 वाट लाएंगे कहाँ से, कहीं से नहीं ला सकते हैं। सो ओवरऑल ये ट्रिप कर जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा पावर इधर कंज्यूमर के पास लाइट कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो डीसी, अब सर्किट ब्रेकर जो भी मैंने बताया वो एसी सर्किट ब्रेकर था। सो डीसी सर्किट ब्रेकर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए हमें डीसी सर्किट ब्रेकर यानी कि ऑफ करने के लिए, लोड की तरफ जो वोल्टेज आ रहा है उसको ऑफ करने के लिए, जनरेशन से जो वोल्टेज आ रहा है उसको ऑफ करने के लिए डी सर्किट ब्रेकर तो है ही, पर एसी वाला सर्किट ब्रेकर अभी यूज हो रहा है। डीसी इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ये हुआ, मैंने चाहता तो एक लाइन में तुरंत बोल के आगे निकल जाता, पर मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रहा था ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आपके लिए अभी बहुत ही ये सब नया चीज़ है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताऊंगा, जीरो लेवल से बताने से आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा कि पावर सिस्टम आखिर होता कैसा है। सो ओवरऑल डीसी सर्किट ब्रेकर जो है, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो है वो प्रोटेक्शन या फिर पावर कट करने के लिए किसी भी कंडीशन में यूज किया जा सकता है, पर एसी यूज हो रहा है अभी भी सब स्टेशन में हर जगह। डीसी इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। सो जब डीसी जनरेट होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है, डेवलपमेंट में मोड में है, तो इसलिए डिसएडवांटेज में आ गया। एंड लास्ट क्या है कि वी कांट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन वोल्टेज। तो स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज जो करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, ट्रांसफार्मर की मदद से। ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेकेंडरी साइड में हम क्या करेंगे, ज़्यादा टर्न्स बनाएंगे। कम करंट चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए तो हम कम टर्न, बहुत मिनिमम इसके कंपैरिजन में इसमें हम कम नंबर ऑफ, लेस नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है, वो सारा मशीन में पढ़ना है, बट कभी कभी अगर मुझे लगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब मैं ट्रांसफार्मर की बात ही कर रहा हूँ तो याद करना है कि ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वो वोल्टेज अप करने के लिए यानी कि स्टेप अप, और वोल्टेज डाउन करने के लिए यानी कि स्टेप डाउन वोल्टेज। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, और ये वोल्टेज पर डिपेंड होता है, मतलब वोल्टेज अप या वोल्टेज डाउन होता है। और इसमें जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, पावर। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर लगा दिए तो पावर बढ़ा देंगे, नहीं, पावर जितना इनपुट में आ रहा है ना आउटपुट में भी उतना ही पावर जाएगा। सो इस याद रखना कि पावर कांस्टेंट होता है। एक और चीज होता है जो कि है फ्रीक्वेंसी। सो कभी भी ट्रांसफार्मर की बात आया तो ये हो गया जीके टाइप। कहने का मतलब कि एसएससी जेईई का जब एग्जाम दोगे ना तो उसमें ये पूछ ही देता है कभी ना कभी, बहुत बार पूछ रखा है। क्या होगा, कोई पूछेगा कि एक ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होता है, पावर यानी कि 25 वाट अगर ये इनपुट में ले रहा है तो 25 वाट ही आउटपुट में देगा। फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इनपुट में है तो आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होना चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, वो दोनों कांस्टेंट होता है। चलो ट्रांसफार्मर से हटते हैं, टॉपिक पे आते हैं। वी कांट स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज। स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज तभी होगा जब करंट एसी होगा, क्योंकि उसमें टाइम के साथ जो करंट है वो वैरी कर रहा है। सो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जब जनरेट होगा मतलब कि टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो इसलिए यहाँ से यहाँ देते हैं, कोई कनेक्शन दोनों के बीच में नहीं रहता है, फिर भी यहाँ हम देते हैं करंट तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्लक्स का लिंकेज होता है। फ्लक्स का लिंकेज होने की वजह से ईएमएफ का प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। पर डीसी में क्या होता है, डीसी में फ्लक्स तो पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। डीसी का ग्राफ अगर आप याद करो तो टाइम के साथ ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता है। तो जहां वेरी करेगा वहीं फ्लक्स जनरेट होगा, जहां वेरी नहीं करेगा कांस्टेंट होगा वहां पे फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। और जब फ्लक्स नहीं जनरेट होगा तो ये सारा जो ट्रांसफार्मर का जो खेल है वो फ्लक्स पे ही है। फ्लक्स लिंक ज्यादा होगा, ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, कम होगा, कम वोल्टेज जनरेट होगा। सो यहाँ पे फ्लक्स तो बन ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज होगा ही नहीं जनरेट। सो स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों जरूरत पड़ा ये पहले देख लो। स्टेप अप स्टेप डाउन कहने का मतलब कि सपोज जनरेटिंग स्टेशन से हमने भेजा, पावर निकाला, वोल्टेज निकाला, और सपोज कि डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है और यहाँ जनरेशन पार्ट है तो ट्रांसमिशन जो करना है, तो सपोज कि डिस्ट्रीब्यूशन इस लोकेशन पे हो रहा है, जनरेट तो यहीं से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ करना है, तो बीच वाला जो होगा ट्रांसमिशन होगा, वो तो रेक्टिफायर यहाँ यूज होगा, यहाँ क्या होगा, कन्वर्टर यूज होगा, मतलब इन्वर्टर। सो एचवीडीसी में कुछ इस तरीके का सिस्टम है। तो अगर हम चाहें कि यहाँ पे अगर 765 kV अगर वोल्टेज जनरेट, मतलब 765 तो जनरेट नहीं करता, वो मैक्सिमम कितना करता है बताओ, 11 kV टू 25। यूजुअली ऐसा इससे कम भी कर सकता है, पर मैक्सिमम अभी 25 है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो 25 अगर जनरेट करा तो हम उसको स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब पूरा रास्ता हमें 25 kV ही भेजना पड़ेगा। सो इसलिए अगर यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं 765 kV तो क्या होगा, यहाँ पे 765 kV होगा। पर सपोज कि अगर यहाँ 220 kV अगर पावर जनरेट करके ट्रांसमिट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एचवीडीसी सिस्टम, देन क्या होगा कि सपोज एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिमांड आ गया कि हाँ भाई मुझे भी यहाँ पे पावर चाहिए। अरे आपको तो पावर मिल ही रहा है यहाँ से, मुझे भी पावर चाहिए। जैसे ये एक सिटी मान लो, तो दूसरा सिटी एक तैयार और हो गया, ये सिटी को कैसे मिलेगा यहाँ से, ये भी सपोज मान लो 600 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस पे है तो बीच में सब स्टेशन तो लगाना पड़ेगा अगर एचवीएसी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज जितना हम जनरेट करें उतना ही वोल्टेज ले सकते हैं, जबकि हमको चाहिए अगर सपोज कम, तो कम नहीं हो सकता। इसका डिमांड अगर 220 kV जनरेट हो रहा है तो 220 kV यहाँ पहुंचाएगा। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा कोई इक्विपमेंट है नहीं कि जो 220 kV, बट फॉर एग्जांपल, या फिर मैं इसको और अच्छे से बताऊं तो सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ लोड के अकॉर्डिंग कि सपोज
11 kV वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो 11 kV यहाँ भी पहुंचाएगा बाय द हेल्प ऑफ HVDC 11 kV, ठीक है, ये इसका है ना, हाँ। सो 11 kV जनरेट हो रहा है, 11 kV पहुंच रहा है। सपोज इसका डिमांड आ गया, ये कोई इंडस्ट्री है जिसको 33 kV का वोल्टेज चाहिए, तो क्या इस HVDC सिस्टम से 33 kV ये ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है ये HVDC ट्रांसमिशन है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, यानी कि इसमें हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जहां पर रहेगा वहीं पे फ्लक्स जनरेट होगा, वहीं पे फ्लक्स जनरेट होगा, वहीं पे इसका मतलब EMF जनरेट होगा। सो हम स्टेप अप स्टेप डाउन उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। सो अगर ये HVAC होता, तो अगर इसका डिमांड होता, एक और सिटी तैयार हो गया, एक इंडस्ट्री तैयार हो गया, तो उसका डिमांड होता 33 kV, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप अप एक सबस्टेशन बनाते हैं और वहाँ पे स्टेप अप कर देते हैं वोल्टेज को, तो 11 kV इनपुट में लेते हैं और यहाँ पे टर्न्स बढ़ा देते हैं, यहाँ पे टर्न्स कम रहता, यहाँ टर्न्स बढ़ जाता, तो 33 kV हो जाता, और फिर हम कहते हैं लो भाई यूज कर लो। पर ये तभी पॉसिबल है जब सिस्टम क्या हो, HVAC हो, HVAC हो, ये सिस्टम तभी पॉसिबल है, मतलब ट्रांसफार्मर यूज तभी कर सकते हैं। HVDC में कोई करंट टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, इसका मतलब फ्लक्स, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होगा तो मतलब EMF जनरेट नहीं होगा, यानी EMF बढ़ा नहीं सकते ट्रांसफार्मर को यूज करके, नहीं घटा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। सो वी कांट स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज, और इन दैट कहने का मतलब कि वी कांट यूज ट्रांसफार्मर, सो ट्रांसफार्मर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो सिंपल सा था, इसको लंबा मैंने लिया इसलिए ताकि अगर सेमेस्टर में आप हो, फिर सेमेस्टर में, तो आप इजीली इसको समझ पाओ, क्योंकि आपका जस्ट स्टार्ट है ये पावर सिस्टम, तो मुझे और ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। सो आगे जो अब हमारा टॉपिक रहेगा, अच्छा ये तो हो गया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहने का मतलब कि पूरा HVDC कैसे बना। सो अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो सबसे पहले क्या बना, DC सिस्टम बना, 1800 कब बना था, 82 में। फिर क्या बना, सिंगल फेज AC सिस्टम बना, जो कि बना था 1889 में, सिंगल फेज AC। फिर क्या बना, 3 फेज AC बना 1893 में, यह है 89। और HVDC भी बन गया, जो कि 1954 में, सक्सेसफुल वाला बात कर रहा हूँ मैं। HVDC तो वैसे बना था 1906 में भी, पर जो सक्सेसफुल वाला जो हुआ, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बना कब, 1954 में। क्या बना, HVDC, जिसमें जनरेटर का यूज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ कन्वर्टर का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले कोई पूछे तो DC जनरेट हुआ ये बताना, उसके बाद सिंगल फेज AC जनरेट हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, 3 फेज AC डेवलप हुआ, और लास्ट में क्या हुआ डेवलप, HVDC हुआ। टोटल ये इस तरीके से स्टेप इवोल्यूशन हुआ, ऐसे ऐसे विकास होते गया। ये पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। प्रेजेंट डे सिनेरियो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट डे सिनेरियो में हम क्या यूज कर रहे हैं। जैसे कि पहले यूज करते थे क्या, अगर लाइटिंग के लिए हम यूज करते थे तो पहले फिलामेंट बल्ब यूज करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो फिर हम क्या यूज करने लगे, हैलोजन लैंप, है ना। तो फिलामेंट लैंप, फिर हैलोजन लैंप, फिर उसके बाद और लाइटिंग के लिए एडवांस हुआ तो फिर क्या हम यूज किए, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के बाद हम और आगे क्या यूज किए, जो अभी हम यूज कर रहे हैं ज़्यादातर, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, LED, बहुत ज़्यादा लाइट करता है कम पावर में। सो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ, तो प्रेजेंट डे में आज हम LED यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से प्रेजेंट डे में हम HVDC भी यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट डे में ऐसा कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से पावर प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो हमारा पावर कंजप्शन भी बढ़ रहा है, पावर कंजप्शन बढ़ रहा है तो पावर प्लांट और पावर को बना रहे हैं, जनरेटिंग स्टेशन और ज़्यादा, पावर प्लांट और ज़्यादा बन रहा है। सो प्रेजेंट डे यही है कि हमारा रिक्वायरमेंट बहुत है, हम एडवांस हो गए हैं, तो ये सब हमारा प्रेजेंट डे सिनेरियो में आ गया, ठीक है। सो ओवरऑल हमारा ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इवोल्यूशन का काम खत्म, अब हम करने वाले हैं मेन पावर सिस्टम को स्टार्ट। मतलब पावर सिस्टम क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं पावर सिस्टम में, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको फिर से हम बताएंगे और डिफिनीशन के साथ बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इतनी बार बोलने का ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको याद हो जाए कि ये जो पावर सिस्टम है ये 3 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे क्या पावर सिस्टम क्या होता है, फिर उसमें जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है,
ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, मतलब जनरेटिंग स्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक कौन कौन से इक्विपमेंट कैसे कैसे यूज होता है वो देखने वाले हैं। जनरेट किया, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। सो ये पूरा एक डायग्राम में समझेंगे, एक स्ट्रक्चर समझेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। कोई जनरेटर लगाया होगा तभी तो जनरेट हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, एसी में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर हुआ होगा तभी तो वोल्टेज अप हुआ होगा, क्योंकि जनरेटर जो है वो मैक्सिमम 25 kV वोल्टेज को जनरेट कर सकता है। सो 765, 220, 400 kV, ये सारा जो इतना हाई वोल्टेज का लेवल है वो अप कैसे हुआ होगा, बाय द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम किए। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है जो जनरेटिंग स्टेशन से शुरू होता है और डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा क्या कि पावर सिस्टम क्या होता है, तीनों उसका जो पार्ट है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर स्ट्रक्चर में जंप कर जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बल्क पावर ग्रिड, माइक्रो पावर ग्रिड, ये सब कुछ देख लेंगे। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और एडवांस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप इवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर चुके हो। प्रेजेंट डे सिनेरियो मैंने बोल दिया, कुछ नहीं है, बस आप प्रेजेंट में जो यूज़ कर रहे हो वही एक्सप्लेन करना है। सो जैसे कि फिलामेंट बल्ब हो गया, फिलामेंट मतलब उसके पहले फिलामेंट बल्ब हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, हेलोजन बल्ब हो गया, फिर ट्यूबलाइट हो गया, फिर एलईडी हो गया। तो हम एडवांस हुए तभी तो एलईडी आया, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो एलईडी आया। इसका मतलब कि आपका इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट डे सिनेरियो ऑफ पावर सिस्टम खत्म। ठीक है, ऑफ पावर सिस्टम, इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट डे सिनेरियो ऑफ पावर सिस्टम खत्म। अब जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले पावर सिस्टम का हम थोड़ा सा वो कर लेंगे, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, सो आप इसको नोट करो और पूरे जितना भी मैंने शुरू से अभी तक पढ़ाया पावर सिस्टम में इवोल्यूशन के बारे में वो एक बार अच्छे से देख लो, याद रहेगा तो AKU के सेमेस्टर एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ SSC के जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहते हैं कि कब डीसी पावर जनरेट हुआ था, किसने किया था। ये सारा चीज़ आपको अगर याद रहेगा तो आप इजीली बता पाओगे, और जो कि मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो आप इसको नोट कर लो। फिर हम आगे पढ़ते हैं अब क्या, पावर सिस्टम के बारे में, जो टाइप्स होते हैं वो, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम।